अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। नया दिन के साथ मैं हूं शाज़ेब अहमद, मैं हूं महक असलाम। तो जनाब, एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नया पैगाम और बहुत सारी बातें, बहुत ही बल्कि ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं आज। और टॉप स्टोरीज में हम आपको ये बताएंगे कि मुल्क में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत ज़्यादा पंजे गाड़ चुकी है और इस वायरस को मद्देनज़र रखते हुए रजिस्टर्ड जो मदारिस हैं उनकी अदम बंदिश पर NCOC ने आज अपना इजलास बुला लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद से इस पर जवाब भी तलब किया है कि भाई जब सब तालीमी इदारे बंद है तो दीनी मदारिस क्यों खुले हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पर अगर SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनको भी SOPs का ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक इजलास भी आज होगा। विरासती हुकूक, मीडिया में ख़वातीन के किरदार और माहौलियात और उसके ख़वातीन पर असरात पर बहस होगी, जबकि शिबली फराज, फ़रूग नसीम, शफ़क़त महमूद, शीरी मज़ारी और दीगर उसमें शरीक भी होंगे। ये भी एक बड़ा अहम मामला है। हाँ, और ख़वातीन से मुतालिक जो एक बिल था, जो एक एक्ट था हिरासती से मुतालिक जो था, वो जब मंजूर किया गया उस पर भी आज बड़ी तफसीलन बात होगी। आज इस पर तफसीलन बात होगी, कल एक और चीज़ पर बड़ी तफसीलन बात हुई। अदालत में हुआ ये कि जब शहबाज शरीफ पहुँचे तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई और इस समाअत के दौरान तुर्की का जो मशहूर ड्रामा है एरतुल गाजी का तस्करा हुआ। तस्करा इस तरह से हुआ कि नैब के गवाह खालिद महमूद के दायां हाथ दिल पर रखने पर एरतुल गाजी का तस्करा शुरू हो गया। जज ने ये इस्तफसार किया कि आप हर सवाल का जवाब देते हुए दिल पे हाथ क्यों रख रहे हैं, और वो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से डर जाता हूँ जब आप डर जाते हूँ। ये भी डर होगा ना, ये ना हो कि थोड़ी देर बाद तलवार भी निकाल ले दिल पे हाथ के साथ साथ। एरतुल गाजी का तस्करा हुआ और थोड़ा सा खौफ पैदा हो गया अदालत में समाअत के दौरान कि ये एरतुल गाजी का जो अंदाज है वो तो अपना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोई और ऐसी हरकत ना कर दें। बोला ना कि मुझे लग रहा है कि शायद एरतुल आ रहे हैं, एरतुल गाजी हमारे अदालत में आ गए से हाथ रख रहे हैं। अच्छा, खैर, कोरोना वायरस का वजूद ना होने का दावा कर दिया एक शहरी ने। हाई कोर्ट ने शहरी पर 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मैं कभी भी कुछ अफराद ऐसे हैं, कुछ शहरी ऐसे हैं जो ऐसी बातें फैला रहे हैं कि जी कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोरोना है ही नहीं, और मेरे ख्याल में इनको जुर्माना करना ज़रूरी है ताकि ये बताया जा सके कि कोरोना है और वो कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी ने दरख्वास्त दी कि कोरोना का कोई वजूद ही नहीं है। इसने WHO को भी लिखा है कि कोरोना नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं कि मौजूदा वबा का इलाज ना हो। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ऐसी बात नहीं, क्योंकि कोरोना का वजूद है ही नहीं। वो बार-बार यही बात दोहराया जा रहा था कि कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करना, जिस पे अदालत को गुस्सा आया। थोड़ी हमारी जो अदालत में मौजूद जजेस हैं वो गुस्से में आए और दरख्वास्त खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार को जुर्माना आयद किया। ठीक है, अगर आपको लगता है कोरोना नहीं तो अपने अंदर बात रख लें, आप ना पहने मास्क, दूसरों को तो पहने दें, उनके दरमियान इस तरह की बातें ना फैलाएं। खैर, जब बातें करने की बात आती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि पहले तोला जाए फिर बोला जाए, लेकिन हमने देखा कि हमसाया मुल्क में एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी साहब जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे लगता है कि शायद उनके आगे प्रॉम्प्टर या कोई चीज़ नहीं है, बल्कि जो उनके अंदर नफरत है ना वो बाहर निकल के आ रही है, ख़ुसूसन मुसलमानों के खिलाफ। और ये चीज़ उन्हें ले बैठी। बरतानिया में भारतीय TV चैनल के एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी को जुर्माना आयद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाज़ेबा लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए चोर कहा, बेकारी कहा, और इस पर बरतानिया की जानिब से उन पर जुर्माना आयद किया गया। और फिर ये कहा गया कि बरतानिया आइंदा ऐसा कोई आपका प्रोग्राम नशर नहीं करेगा जिसमें ऐसी गुफ्तगू की जाए जो लोगों के अंदर किसी के खिलाफ गुस्से को उभारे या फिर लोगों के अंदर ऐसा पुरतशद्दुद उनका दिमाग बनाए। मेज़बान अर्नब गोस्वामी के एक प्रोग्राम में पाकिस्तानियों को बुरे लफ्ज़ों से पुकारा गया था, बुरे अलकबात से पुकारा गया था, जैसे हम जिक्र भी करें। ठीक है, जब आप TV पे बैठते हैं, गुस्सा है या जो भी है, लेकिन एटलीस्ट ये सोचें कि आप जब TV पे बैठ रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, अपने मुल्क को, अपने चैनल को, अपनी अखलाकियात को, अपनी कदरों को। लेकिन अर्नब गोस्वामी साहब को जब भी हम देखते हैं ना तो वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि ना जाने पता नहीं कौन से बिल्कुल अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है, लेकिन हम उनको अक्सर देखते हैं और जो मुख्तलिफ उनके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बड़ी बदतमीज़ी कर जाते हैं और बहुत निशाना बनाते हैं तनकीद का भी, लेकिन तनकीद का भी एक तरीका होता है। आप उस दायरे से कह दिया कि आइंदा आपका कोई ऐसा प्रोग्राम हम नशर नहीं करेंगे जिसमें ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। खैर, मुल्क के मुमताज़ मज़ा निगार अनवर मकसूद की तबीयत ख़राब हो गई है। अनवर मकसूद पाकिस्तान शोबिस की एक मशहूर तरीन शख्सियात में से एक हैं जो 35 साल से इस सनत से वाबस्ता भी हैं। वो अदाकार भी हैं, शायर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, TV मेज़बान भी हैं और मज़ाकार होने के साथ साथ मुसव्विर भी हैं। तो उनकी तबीयत कुछ आजकल ठीक नहीं है। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि जल्द अल्लाह ताला उनको सेहत बेहतर, उनकी सेहत जल्द से जल्द बेहतर हो सके।
आगे बढ़ते हैं। बताएं जरा आप। शख्सियत की बात करते हैं, जब सुबह के वक्त उठते हैं ना तो खूबसूरत चीजें सुनने को, खूबसूरत चीजों के बारे में बात करने को बहुत दिल करता है। क्या अच्छी अच्छी चीजें सुने, अच्छी अच्छी बातें करें। तो ऐसी खूबसूरत आवाज का हम जिक्र करें। मलका तरन्नुम नूरजहां बरे सगीर पाक हिंद की अजीम गुलकारा हैं, थी और रहेंगी, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल मुझे लगता है कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल, उन्होंने अदाकारी और गुलकारी के मैदान में तवील अरसे तक बिला शिरकत गैर हुक्मरानी की और उनकी बरसी के मौके पर फनी सफ़र की झलकियाँ दिखा रहे हैं। लाहौर से मोहम्मद कुर्बान आपको। ज़बरदस्त, और ये ज़बरदस्त आवाज़ें पाकिस्तान का असासा हैं। और हम हमेशा एक बात करते हैं कि ये वो सितारे हैं जिनकी रोशनी कभी मद्धम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी सितारों की बात कर लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान साहिबा का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज, इस पर हम गुज़श्ता 2 दिनों से बात भी कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि उनके अपने ही जमात के फैयाजुल हसन चौहान साहब ने बयान को नामुनासिब करार दे दिया। फैयाज साहब ये कह रहे हैं कि सियासत में ऐसा चैलेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जुमलेबाजी होती है और लफ्जों का इस्तेमाल भी किया जाता है, कुछ बुरे लफ्ज भी होते हैं, कुछ अच्छे लफ्ज भी होते हैं, लेकिन ऐसा चैलेंज नहीं, आपको ऐसे चैलेंजेस नहीं देने चाहिए। और इसका जवाब भी दिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। वो ये बोली कि उनकी परेशानी और जज्बात से मैं आगाह हूँ। फैयाजुल हसन चौहान को ऐसा कह रही थी। उन्होंने कहा कि फैयाज साहब को जो है ना 7 खून माफ है, ये भी बोला है। अच्छा, तो उनका कहने का मकसद फैयाजुल हसन चौहान का ये था कि आप अल्फाज के हद तक रहे सियासत में, जो ऐसे चैलेंजेस हैं खासतौर पर बॉक्सिंग के या इस तरह के, वो ना दिए जाएं, इस तरह की बातें सियासत में ना की जाए। हाँ, और हमने बात भी की कि हमें लग रहा कि फिरदौस साहबा के मद्दे मुकाबिल कोई आ सकता है। तो जनाब, इस मामले की हम आपको एक झलकी दिखाते हैं। I take that challenge। तो पहले 5 पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्राइलर मुर्गियाँ। मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए। सियासत के अंदर जो है वो एक दूसरे को मार धाड़, कुश्ती का, रेसलिंग का, बॉक्सिंग का, जोडो कराटे का जाना, एक दूसरे को जनाब को चैलेंज देना, मैं इस चीज़ को कम अज़ कम लाइक नहीं करता। और सियासत जो है वो सिर्फ आपकी अल्फाज तक जो है वो रहनी चाहिए। मैं उसके जज्बात से आगाह हूँ और मैं उसकी परेशानी से भी वाकिफ हूँ, लिहाजा मुझे उसके हवाले से कुछ नहीं कहना। सियासत जो है वो सिर्फ आपकी अल्फाज तक जो है वो रहनी चाहिए। मैं उसकी परेशानी से भी वाकिफ हूँ, मुझे उसके हवाले से कुछ नहीं कहना। वो एक दूसरे को मार धाड़, कुश्ती का, रेसलिंग का, बॉक्सिंग का चैलेंज देना, मैं इस चीज़ को कम अज़ कम लाइक नहीं करता। तो ये मार धाड़ की बातें, ये सियासत की बातें, ये मामला आपने पूरा देखा। एक और अज़रबैजान की ज़मीरा हाजी ने बरतानिया में 1.5 करोड़ पाउंड की खरीदारी करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ली हैं। महक, कभी आपने इतनी ज्यादा शॉपिंग की है? इतने करोड़ों आपने लुटा दी शॉपिंग में? मैं शॉपिंग के मामले में इतनी कंजूस हूं, मैं नहीं खरीदती चीज, लेकिन खरीदती फिर भी ये है। करती तो है, कम खरीदती, ज्यादा स्पॉन्सर। ज़मीरा हाजी ने लंदन की मारूफ दुकान से 1.5 करोड़ पाउंड से ज्यादा की खरीदारी की थी और पुलिस ने इतनी ज्यादा शॉपिंग करने पर उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया। तो इंकशाफ हुआ कि ज़मीरा हाजी अज़रबैजान के एक सरकारी बैंक मुलाजिम की अहलिया हैं और उनके ज़ेरे हिरासत शौहर पर करोड़ों पाउंड करप्शन का इल्जाम है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। अब देखे ना, शौहर कह रहे होंगे देखो खुद तो शॉपिंग की मुझे फंसा गई है, लेकिन करप्शन का पैसा सारा जो है वो शॉपिंग को लौटा दिया गया है। तफ्तीशी इदारों की तहकीकात पर खातून ने बरतानवी अदालत में अपील भी की, बरतानवी अदालत से राबता किया, लेकिन अदालत ने इस अपील को मुस्तरद किया। इसके बाद मुमकिना तौर पर वो लंदन में अपना 12 मिलियन पाउंड की मालियत का घर भी हार जाएंगी। तो बहुत महंगी पड़ गई नहीं ये शॉपिंग, जो खरीदा वो तो हाथ से गया, जो जमा गया था वो भी चला गया। खैर, एक और खबर ये है कि 9 साला रेयान काजी ने 1 साल में 5 अरब रुपए कमा लिए हैं। जी हाँ, मशहूर यूट्यूबर की हम बात करें जिन्होंने खिलौनों को इस्तेमाल किया। बड़ी जहानत वाली बात है, वो रिव्यूज देते हैं खिलौनों पे, मुख्तलिफ खिलौनों को जो है वो अनपैक करते हैं, उसके बाद उस पर रिव्यूज़ देते हैं। उनके रिव्यूज़ ने मशहूर हो चुके हैं कि अब वो जो है ना करोड़ों में कमा रहे हैं, खेल रहे हैं भाई। और रेयान वर्ल्ड, रेयान के जो चैनल का नाम है वो है रेयान वर्ल्ड और इस पर 2 करोड़ 70 लाख सार्फिन मौजूद है। रेयान काजी टेक्सास में रहते हैं और हाल ही में उन्होंने कपड़ों का अपना ब्रांड भी, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतना कारोबार, बहुत सारे काम कर रहे हैं। वो बड़े होकर तो पता नहीं कितना पैसा कमा लेंगे। सीखें इनसे कुछ। आगे बढ़ते हैं, अब जरा हम बूम बूम आफरीदी की बात कर लेते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायानाज ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी ने अपने गाँव में, अपने आबाई गाँव में ट्रैक्टर चलाया और उसकी एक तस्वीर उन्होंने शेयर की। मद्दाहों को बड़ी पसंद आई है। बिल्कुल, शाहिद अफरीदी ने ट्विटर अकाउंट पर अपनी ये कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं जो उनके आबाई गांव की हैं। तस्वीरों में शाहिद अफरीदी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको समा की स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तस्वीर में शाहिद अफरीदी ट्रैक्टर चला रहे हैं
और शाहिद अफरीदी ने ट्विटर पर ये तस्वीरें शेयर करते हुए ये भी लिखा है महक कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं, लेकिन अपनी शनाख्त को पहचानना चाहिए, उसको जो है ना बेहतर तरीके से लोगों के सामने लाना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। जुड़े रहना चाहिए। आप जब अपने आबाई गाँव या आबाई शहर आप जाते हैं, आप वैसे ही बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, कुछ ऐसी अपनायत सी महसूस होती है कि यहाँ से निकल के मैं गया और मैंने जो है यहाँ पे पला बड़ा, अपना बचपन गुजारा। आगे बढ़ते हैं, हम ज़रा वादी कैलाश का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर नए साल का खैर मकदम भरपूर अंदाज में किया जा रहा है। वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है ये वादी, लेकिन जब यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पर सयाहों की तादाद बढ़ जाती है। चामूस फेस्टिवल में कैलाश के बासी रवायती रक्स करके अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। मनाज़िर भी आपको दिखा रहे हैं कैसे नए साल को वेलकम किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, रक्स किया जा रहा है, रिवायती रक्स करके ये खुशियाँ मना रहे हैं नए साल को वेलकम करने के लिए। तो जी ये मनाज़िर हम देख रहे हैं। वैसे भी कैलाश इतना खूबसूरत है, वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़ी उनकी जो कल्चर है बड़ा रिच है वो। हाँ, तो ये दिखाते हैं रक्स। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। खूबसूरत लोगों की बात हो रही है, खूबसूरत जगह की बात हो रही है, लेकिन हम थोड़ी अब गंदगी की बात भी कर लेते हैं। गंदगी की जब हम बात करते हैं तो जब हम देखते हैं कि जब कोई इवेंट आता है तो होता ही है कि जनाब वो गंदगी साफ हो जाती है, लेकिन वैसे जो है थोड़ा सा हम अगर बात कर लें क्रिसमस की, तो क्रिसमस की जनाब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी ममालिक हो, जहां पर क्रिसमस को मनाने वाली कम्युनिटी रहती है, उनके लिए खुशियों भरे त्यौहार आने वाले। इंडोनेशिया के एक चर्च में क्रिसमस के दरख्त को सैनिटाइजर और मास्क से सजाया गया। करीब आती जा रही है, लेकिन ये देखें कि जैसे पहले उसको डेकोरेट किया जाता था वो तरीका ही बदल गया है। कोरोना ने वो भी तरीका बदल दिया है। अब उसमें मास्क लगाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर्स लगाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियां कुछ मुनफरिद अंदाज में की जा रही हैं और इस त्यौहार को मनाने के साथ साथ लोगों में आगाही भी फैलाई जा रही है। ऐसे ही जैसे आप ये मनाज़िर देख रहे हैं कि एक ट्री के ऊपर उन्होंने मास्क भी लगाए हैं, साथ साथ सैनिटाइजर्स की बॉटल्स भी उसमें लगाई हैं। ये जरूरी है कि आप लोगों में आगाही फैलाएं कि जनाब अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, और क्रिसमस एक बड़ा त्यौहार है। अब ज़रा हम जिंदा दिलाने लाहौर का रुख करते हैं। बागों का शहर लाहौर को कहा जाता है। तितलियों और जुगनों से होने लगा है लाहौर। माहौलियाती आलूदगी अहम वजह इसकी बताई जा रही है। फ़ज़ा का तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। इसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि फ़ज़ाई एतबार से लाहौर जो है बहुत ज़्यादा आलूदगी का शिकार है। कुदरत के कई शाहकार इंसानों से दूर होते जा रहे हैं। बागों के शहर में जब तितलियां नहीं होंगी, जब जुगनू नहीं होंगे, जिन्हें बागों की रौनक कहा जाता है, तो बेसुने से हमें ये बाग नजर आएंगे। हमारी शाहीन शहजादी ने इस पर रिपोर्ट तैयार की, आपको हम दिखाते हैं। आप आखिरी बार तितलियों के पीछे कब भागे थे या टिमटिमाते जुगनू कब पकड़े थे? नहीं याद? तो क्या सारी तितलियां उड़ गई, जुगनू मर गए? ये मंजर रंगों से खाली कैसे हो गए? चलिए आपको दिखाते हैं। जब फूलों पे मंडलाएं तो महकती फिजा का हुस्न निखार जाए, मगर लाहौर के बागों में अब ये सतरंगी तितलियां कहां से लाएं? बाबा खालिद को भी बचपन के वो दिन अभी तक नहीं भूले जब वो अपने बहन भाइयों के संग तितलियों और जुगनुओं के पीछे भागा करते थे, मगर माहौलियाती आलूदगी ने इनकी बचपन की यादों को खत्म कर दिया। हम बहन भाई आपस में ना जुगनू पकड़ते थे, कोई बहन ज्यादा पकड़ लेती थी, कोई भाई ज्यादा पकड़ लेता था। हम जुगनू पकड़ के वो डालते थे, बोतलों में डालते थे। अब तो काफी अरसा हो गया, हमें ना कभी जुगनू देखा, ना दिन को कभी तितलियां देखी। वीरानगी सी छा गई है, आबादी बढ़ गई है, अब ये चीजें नायाब हो गई हैं। अब हमें आंखें तरस गई हमें ये चीजें देखने के लिए। तितलियों की अफजाइश करने वाले एंटोमोलॉजिस्ट लाहौर के आलूदा माहौल को तितलियों की नस्ल के लिए बड़ा खतरा करार देते हैं। माहौल ने इम्पैक्ट तो देखें किया है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। टारगेट स्पेसिफिक स्प्रे नहीं करते, हम एक जनरलाइज स्प्रे जो होते हैं वो सबके लिए कर देते हैं, और वो सबके लिए ही डेंजरस है। पहले बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा होती थी, हमारी फीड कलेक्शन पे भी हमें बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज मिलती थी। अब हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हमारे पास वो कम होती जा रही है, और वैरायटी बड़ी डिस्टर्ब हुई है। कुछ जो हमने आइडेंटिफाई की थी साल 2 साल पहले, वो फील्ड में बहुत ही कम मिलती है। माहिरीन कहते हैं फितरत के इन रंगों को नापैद होने से बचाने के लिए इक़दामात की जरूरत है, वरना ये ना कहना पड़ जाए ए नजर की खुशफहमी इस तरह नहीं होता, तितलियों को पकड़ने दूर जाना पड़ता है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर।
तो ये तो हमने जिक्र किया, शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखी, तितलियों के बारे में जाना। आगे चलते हैं। चिली के सदर सेबास्टियन पिनेरा पर एक अजनबी खातून के साथ साहिल समंदर पर बगैर मास्क लगाए सेल्फी लेने पर $3,500 जुर्माना आयद कर दिया गया। इतनी सख्ती है कि अगर सदर भी मास्क नहीं पहनेंगे चिली में तो उन पर भी जुर्माना किया जाएगा, क्योंकि चिली में कोरोना एहतियाती तदाबीर के हवाले से सख्त कवानीन हैं जिनकी खिलाफ वर्जी पर जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए सोशल मीडिया सार्फिन ने कानून तोड़ने पर सदर पर खूब तनकीद की, जिसके बाद जो पुलिस है वो हरकत में आई। उन्होंने जो है उनको जुर्माना किया, भारी जुर्माना किया, ताकि जो ये SOPs हैं इसका ख्याल रखा जाए, पब्लिक प्लेसेस में मास्क का इस्तेमाल किया जाए। तो ये स्टोरी हमारे पास है। सेबास्टियन पिनेरा पर हमने देखा कि उन पर जुर्माना कर दिया गया। और फिर ये एक मिसाल भी है ना कि भाई कानून सबके लिए बराबर है। वो सदर है, वो वज़ीर आज़म है, वो कोई आम शहरी है, वो काबीना का कोई हिस्सा है, अगर मास्क नहीं लगाएगा जुर्माना होगा, जेल होगी, कानून हरकत में आएगा। और इस तरह के कवानीन हर जगह होने चाहिए, तभी इस वबा पर हम अच्छे तरीके से काबू पा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों पर काबू पाया। पाकिस्तान में कोरोना पर नहीं लेकिन महंगाई पर थोड़ा बहुत काबू पाना शुरू कर दिया गया। अंडे और घी की कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदाम किए जाए। सूबाई हुकूमतें इन अशिया की कीमतों की सख्त निगरानी करें। मुशीर खजाना ने सख्त इकदाम जारी कर दिए हैं, सख्त हिदायत दी गई हैं। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास वफाकी वज़ीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत होता है, जिसमें यह बताया गया कि मुल्क में मुसलसल 4 हफ्तों से महंगाई में कमी का रुझान आया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि महंगाई में कमी का रुझान है, लेकिन क्या वो चीज़ें या वो अशिया जिन पे कमी की गई है वो आवाम को उस तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं? ये सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि ये चीज़ें आवाम के लिए सस्ती की जाती है। अक्सर यही जिक्र करते हैं कि जो माफियाज हैं उनकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो ऊपर चली जाती है। हमने देखा कल जब काबीना का इजलास हुआ तो वज़ीर आज़म ने यही चीज़ वाज़ेह की कि वुज़रा माफिया के प्रेशर में ना आए और बेहतर तरीके से काम करे। इंसान की ज़रूरत की अशिया है टमाटर, प्याज, आटा, आलू और चिकन, इस समेत बहुत सारी अशिया ऐसी जिनकी कीमतों में कमी देखी गई है। जब हम कीमतों में कमी की बात करते हैं तो यकीनन आम जो सारिफ है वो खुश हो जाता है कि अच्छा कीमतों में कमी हो गई, आलू सस्ता हो गया, प्याज सस्ती हो गई, आटा, चीनी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब कुछ सस्ती हो गई हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं सस्ती होने की तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या आवाम को ये सस्ती चीज़ें मिल रही है या दरमियान में जिसको मिडल मैन कहते हैं वो सारा प्रॉफिट खा जाते हैं। और आवाम भी यही कहते हैं कि मुल्क जितना मर्जी तरक्की कर ले, जितनी मर्जी बेहतरी आ जाए मईशत में, जब तक कि उनको रिलीफ नहीं मिलेगा महंगाई में, उनके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो उन्होंने ख़रीदारी करनी है, घर में खाना पकाना है, जो इस्तेमाल करनी चीज़ें वो सस्ती नहीं होंगी तो उनको किसी जो ना वो उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर मईशत बेहतर हो भी रही है। तो आवाम का यही मुतालबा होता है जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उसको बेहतर किया जाए, उसकी प्राइसेस में कमी लाई जाए, कीमतों में कमी लाई जाए। तो यही देखा जा रहा है 4 हफ्तों से इसमें बताया जा रहा है इजलास में कि उसमें कमी आती जा रही है। और शाज़े में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जब हम मार्केट्स का विजिट करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो इतने मायूस हमें नज़र आते हैं। देखिए दरमियान में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान में थोड़ी सी हम क्या कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है। देखिए गवर्नमेंट अपने इकदाम कर रही है लेकिन अवाम को वो बेहतर तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही। तो दरमियान में जो लोग हैं उसके लिए ज़रूरी है कि एक चेक एंड बैलेंस कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी काम करे, वो कमेटी देखे कि आया जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा प्राइस पे तो नहीं मिल रही हैं। कमेटियां कायम भी की जाती हैं, ये दावे भी होते हैं, ये वादे भी होते हैं, ये दस्तखत भी होते हैं कागज़ों पर, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागज़ों, वादों और दावों तक महदूद हो जाता है। आवाम के रिलीफ की जब बात आती है तो जो वुज़रा है वो ये कह देते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम का शिकवा अपनी जगह होता है कि हमें चीज़ें उस तरीके से नहीं मिल रही जिस तरीके से मिलनी चाहिए। आज क्या मिसाल ले लें कि कराची में अब चीनी महंगी हो गई है, ठीक है, 100 रुपये किलो चीनी आपको मिल रही है। अगर हम जब वुज़रा से बात करेंगे तो वो ये कहते हैं जी कि चीनी सस्ती हो गई, लेकिन आवाम को क्यों नहीं मिल रही सस्ती? बहुत सारे सवाल है, इसी पर बात करेंगे। आबिद सुलहरी साहब वज़ीर आज़म के इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कुछ चीज़ों में कमी ज़रूर आई है और ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्या वजह है कि हर सर्दी में अंडे की कीमत बढ़ जाती है? देखो एक बेसिक डिमांड एंड सप्लाई जो है वो है, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी सप्लाई कम होगी तो उसकी कीमत जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। ऐसी चीज़ नहीं जिसको के होल्ड किया जा सके या इंटरनेट में भी महंगा हो गया है। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट वजह जो है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो पोल्ट्री फॉर्म्स हैं लेयर से ब्रॉयलर की तरफ जाना, वो भी एक इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है। पहले ये होता था कि हर घर में कुछ ना कुछ, अगर आप देखें कस्बों में इवन शहरों में भी लोगों ने अपनी किचन गार्डनिंग और अपनी 1-2
मुर्गियां जो है वो रखी होती थी, जिससे उनको कुछ अंडे मिल रहे होते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी मैं आपका सेगमेंट देख रहा था तितलियों और जुगनुओं के मुतालिक, तो यही चीज़ जो है ये इस पे भी सादर आती है कि आपको बहुत से शहरों में, बहुत से कस्बों में अब आहिस्ता आहिस्ता पोल्ट्री बर्ड्स की गुंजाइश जो है वो ख़त्म होती जा रही है। और जब वो नहीं होगी, सारे के सारे अंडे जो हैं जब वो बाजार से लेना होंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो हम देखेंगे कि सर्दियों में इनकी कीमत बढ़ जाती है, गर्मियों में इनकी कीमत जो है दोबारा से वो नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, ये बताएगा, अगर हम पब्लिक सेंटिमेंट की बात करें तो प्रॉब्लम तो है, जो अवाम है उनको परेशानी तो है, क्योंकि उनको जब खरीदने वो जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, अंडे खरीदने जाते हैं, तो उनको महंगे मिलते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या माफिया है? क्या जो मिडिल मैन है वो कुछ ऐसा कर रहा है कि जो अवाम है उनको सस्ती सब्जियां नहीं मिल पाती, सस्ती अशिया नहीं मिल पाती? देखिए, इस पे लिए हर शहर के अगर आप रेट्स देखना शुरू करें, जो एवरेज रेट्स हैं, ये मार्केट टू मार्केट वेरी कर रहे होते हैं। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, जिस सेक्टर में मैं बैठा हूँ, अगर मुझे वहाँ से महंगी मिल रही है तो मुझे पता है कि पेशावर मोड़ वहाँ पे इतवार बाजार लग रहा है, वहाँ पे सब्जी का रेट मुख्तलिफ होगा। G9 में वहाँ पे जुमा बाजार, इतवार बाजार होता है, वहाँ पे सब्जी फल का रेट मुख्तलिफ होगा। हम लोग जो है अगर थोड़ा सा अपनी वर्किंग कर लें, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें महंगी नहीं हुई हैं, चीज़ें डेफिनेटली महंगी हुई हैं, लेकिन हर शहर में भी आपको एक से ज़्यादा रेट मिलते हैं, एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ जो हैं वो ऑफर हो रही होती हैं। और अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो हर कुव्वत खरीद रखने वालों के लिए कुछ ना कुछ जो है आपको ऐसे कॉर्नर मिलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल पाती हैं। जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, जैसे टमाटर हो गए या जैसे आपके प्याज हो गए, बाकी चीज़ें जो होगी, उनकी सीजनल वेरिएशन ज़रूर आती है। पहले ये होता था पिछले साल तक कि चूँकि वाघा के साथ जो वाघा बॉर्डर पे इंडियन ट्रेड जो थी वो ऑन थी, अगर इंडिया में किसी चीज़ की शॉर्टेज होती थी पेरिशेबल कमोडिटी की या हमारे यहाँ होती थी, तो फौरी तौर पे ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो जाती थी। अब क्योंकि वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नहीं हो रही है, इस वजह से भी थोड़ा सा एक्सपेल आता है, जिसमें कि चीज़ों की कीमत बढ़ती है। लेकिन इसको डिमांड एंड सप्लाई का मसला भी कहा जा सकता है, या आप समझते हैं कि सख्त निगरानी की भी ज़रूरत है? नहीं, निगरानी तो जाहिर है, वो गवर्नेंस को और निगरानी के बगैर तो काम नहीं चलेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो तो लेना होंगे। मुख्तलिफ सूबों की क्रॉप्स जो है वो मुख्तलिफ टाइम पे आती है, तो जब सिंध की क्रॉप खत्म होती है और अगर केपी की क्रॉप अगर नहीं आई टमाटर की या किसी और चीज़ की, तो वो जो एक पीरियड आएगा बीच में 1-2 वीक्स का या 1 महीने का, उसमें चीज़ों की कीमत जो है वो महंगी हो जाएगी। लेकिन सूबाई हुकूमतें और ज़िले हुकूमतें जो हैं ये तो डेफिनेटली इनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेना होंगे कि चीज़ों की कीमत जो है उसको वो कंट्रोल करें। और आबिद साहब, हम भी हमेशा जब मार्केट में जाते हैं, हम फिर डेली अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक सादा इंसान की ज़ुबान में हम बात करें तो वो ये यकीनन समझना चाहते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट क्या इकदाम करी उनको रिलीफ देने के लिए, क्योंकि हमने देखा कल जब वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास बुलाया था तो उसमें ये कहा कि माफियाज क्या प्रेशर में ना आए। इसके बाद मुशीर ख़जाना ने ये कहा कि जो सूबाई हुकूमत है वो चीज़ों की कीमतों का चेक एंड बैलेंस रखेंगी। तो हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, अवाम वो जानना चाहते हैं, क्योंकि यकीनन ये अवाम के इंटरेस्ट की बात है। जी, जब हम कीमतों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि आपके पास आदाद-ओ-शुमार ठीक होने चाहिए। हमें पता हो कि किस मुल्क की टोटल प्रोडक्शन क्या है, किसी प्रोविंस की प्रोडक्शन क्या है, उसकी कंजम्पशन कितनी है। यानी जब मैं कहता हूँ सप्लाई डिमांड, तो सप्लाई डिमांड कहना आसान है, लेकिन देखना कि टोटल सप्लाई कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, टोटल डिमांड कितनी है, उसकी कंजम्पशन कितनी होगी। तो ये आदाद-ओ-शुमार जब तक हुकूमत के पास दुरुस्त नहीं आएंगे तब तक चीज़ों का ठीक होना जो कीमतों का वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हुकूमत इसके लिए फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड जो है वो लेके आ रही है, और उस डैशबोर्ड में रियल टाइम डाटा जो है वो हो रहा होगा एसेंशियल कमोडिटीज़ का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सेंटर हो, खा वो सूबाई उसमें कैपिटल में आसान के मैप पे कमोडिटी वाइज नजर आ रहा हो कि कौन सी कमोडिटीज जो है वो सरप्लस है, कहाँ पे डेफिसिट है। और ये चीज़ जो है ये मिडिल मैन के रोल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकेगी, और आपको पता चल सकेगा कि कहाँ पे किल्लत है और कहाँ पे मसनूई किल्लत है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ डाटा
ये 2 चीज़ें जो हैं ये हमें कोविड ने सिखाई हैं, और ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया ने सीखा है कि किस तरीके से न्यू वेज ऑफ बिजनेस कैसे लेके आना है न्यू नॉर्मल में। और मेरा ख्याल है कि जो सिल्वर लाइनिंग है वो यही है कि इसमें कि अब आदाद-ओ-शुमार की मदद से, डाटा की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से शायद चीज़ों की कीमतें जो है कंट्रोल करना। अच्छा, जैसे कि आप बातें कर रहे हैं, हमें बड़ा, बल्कि हमें क्या, अवाम को ये बड़ा लंबा प्रोसीजर लग रहा है। ऐसे तो अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, अवाम को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको रिलीफ किस तरीके से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कब तक मिल सकता है? अगर थोड़ा सा मुस्तकबिल की बात करें। अवाम की बस हो गई, वो ओवरनाइट तब्दीली चाह रही है। देखिए, मैं खुद भी उसी में शामिल हूँ और आप भी उसी में शामिल हैं। मैं जो पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि हमें थोड़ा नए, क्या हम अपनी मार्केट रिसर्च जो है वो ठीक करते हैं, क्या हम सिर्फ हमें अपने मोहल्ले के साथ में या अपने लोकेलिटी के साथ वाली जो शॉपिंग एरियाज है सिर्फ वहीं से हम शॉपिंग करते हैं, या हमने कभी सोचा है कि थोड़ा सा अगर हम और मज़ीद आगे चले जाएं तो वहाँ पे कीमतें जो हैं वो बल्क में ज़्यादा सस्ती होंगी, या वहाँ पे क्वालिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। वक्त के साथ साथ हमारे अपने जो बिहेवियर्स हैं उनमें भी चेंज लाने की ज़रूरत है। आबिद सुलेरी साहब, कत्ता कलामी की माजरत, सिर्फ एक चीज़ बता दें कि कितना वक्त दरकार होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट जब से आई है बस यही कह रही है कि कुछ दिन और, थोड़ा वक्त और, अब तो कुछ ही वक्त रह गया जाने में। कल वजीर आजम भी यही बात कर रहे थे, तो मजीद कितना वक्त लगेगा? ये तो हुकूमत तर्जमान ही आपको बता सकते हैं कि, लेकिन मैं अपना बतौर एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि इस सीजन की बात कर लें, आगे आने वाले सीजन की बात कर लें, आप क्या समझते हैं कितना वक्त दरकार हो सकता है इन प्राइसेस को कंट्रोल करने में? मेरा जो मुझे पता है कि जो फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड है उसका लॉन्च जनवरी के पहले हफ्ते तक हो रहा है। जैसे गंदम है, आटा है, चीनी है, इसकी तो वो सारे आदाद-ओ-शुमार रियल टाइम पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से अपडेट होना शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद उसमें बाकी कमोडिटीज़ भी ऐसा ऐसा शामिल हो रही होंगी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये जनवरी के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म को फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड लॉन्च होने के लिए तैयार है। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब देखते हैं कि बाकी चीज़ें जो उसमें वो कैसे धीरे धीरे ऐड होती। और बिल्कुल आबिद साहब, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिला वास्ता या बला वास्ता इसका ताल्लुक अवाम से ही बनता है। पिस्ती अवाम है, चाहे हुकूमत इकदाम कर भी दे, लेकिन नाफिजुल अमल करने के लिए फिर हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो कि होनी चाहिए। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और अवाम के रिलीफ की जब करते हैं तो ये बात करनी इंतहाई ज़रूरी होती है कि वो लोग जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती लेकिन महंगाई बढ़ जाती है, वो इस तरह महंगाई के दौर में किस तरह से गुजारा कर सकते हैं। उनके लिए मुश्किल है, उनका शिकवा बजा होता है। तो मुश्किलात वहीं की वहीं खड़ी हैं, उनकी जो आमदनी है वो उतनी की उतनी है, लेकिन जो महंगाई है उसमें इजाफा होता जा रहा है, खर्चों में इजाफा होता जा रहा है। हम मजीद भी टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। अब थोड़ी सी बात करते हैं गोल्फ की। महक, जैसा बाप वैसा बेटा। अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स के 11 साला बेटे चार्ली अपने वालिद को कॉपी करते हैं। यकीन ना आए तो आप भी देख सकते हैं उनका स्टाइल, उनका अंदाज, कैप पहनने का अंदाज, उनका मेरे ख्याल में जो पूरा खेलने का अंदाज है वो भी अपने बाप जैसा है। ना, उन्होंने हर चीज़ अपने वालिद साहब से जो सीखी और फिर उसको ज़िंदगी में अमलन नाफिज किया, और आज वो हमारी स्क्रीन पे हम आपको दिखा जीत का जश्न भी वो उसी तरीके से मना रहे हैं। थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं इसके मतलब। लाइक फादर लाइक सन, ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पाकिस्तान में जब करप्शन की बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अपने काले पैसे को सफ़ेद पैसे में बदलना शुरू कर देते हैं। ये जो हम आपको खबर देने वाले हैं इससे कुछ अलग है। हुआ ऐसे यूं कि सिंध में सरकारी अफसरान ने करप्शन की और फिर प्ले बार्गेन भी की। अदालत ने जवाब तलबी की तो हुकूमत सिंध ने पुरानी तारीखों पर अफसरान को ओहदों से हटाना शुरू कर दिया। यानी जब अदालत ने इस्तफसार किया तब एक्शन हुआ। नायबज़दा अफसरान को ओहदे से हटाने का ख्याल ऐसे वक्त में आया जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सिंध हाई कोर्ट से भी जवाब तलबी हुई। करप्शन की रकम वापस करने वाले महकमा बल्दियात के 9 अफसरान की छुट्टी कर दी और पुरानी तारीखों का इस्तेमाल किया गया और ऐसे उनकी छुट्टी भी करा दी गई। तमाम महकमों में प्ली बार्गेन करने वाले अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने भी प्ली बार्गेन करने वाले सिंध के अफसरान का डाटा मांग लिया है। चीफ सेक्रेटरी सर्विसेज से इस्तफसार किया कि क्रिमिनल केसेस का सामना करने वाले अफसरान को मुअत्तल क्यों नहीं किया जाता। तो एक अहम मामला है, इसी पर मजीद बात भी कर लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं नुसरत सहार अब्बासी साहिबा। नुसरत साहिबा, खुशामदीद कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।
ठीक, उनसे हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। और देखें शाहजेब, हम जब बात करते हैं कि अदालती निज़ाम की, हम जब बात करते हैं कि अदालत मुल्क का एक अहम सुतून होता है, लेकिन उसमें हुकूमती किरदार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हुकूमत एक्शन लेगी तो यकीनन ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी हल होना शुरू होंगी, लेकिन जब हुकूमत साथ देगी, जब वो सूबाई हुकूमतें, जब अफसरान का साथ देने के लिए वज़रा आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, मुल्क में करप्शन ज़्यादा बढ़ेगी। और जब अवाम सवाल करती है तो अवाम को टका सा जवाब दे दिया जाता है, यानी अवाम के लिए कुछ नहीं है, ऐसे करप्शन वाले अफसरान के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। जब अदालत ने सवाल किया, अदालत ने इस्तफसार किया, तलबी हुई, तो ये हुआ एक्शन के पुरानी तारीखों को सामने लाया गया। जब डेटा मांगा गया तो तब होश के नाखून लिए गए और तब हटाना शुरू किया गया। सवाल ये उठता है कि पहले आपने क्यों इस तरह का एक्शन नहीं लिया, अदालत तक बात ही क्यों जाने दी, जब आपको पता है कि एक अफसर करप्शन कर रहा है, वो किस तरह से अपने ओहदे पर बैठा है, किसी ना किसी की तो सरपरस्ती या आशीर्वाद उससे हासिल है। और प्ली बार्गेन यही चीज बताती है कि इसका मतलब है कि उनको पता था कि करप्शन हो रही है, उसके बावजूद जब अदालत से जवाब तलब किया गया तो उसके बाद ये एक्शन लिया गया और पुरानी तारीखों का इस्तेमाल किया गया, उनको ओहदों से हटाया गया। तो ये बड़ा अहम मामला है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का हम देख रहे हैं कि अगर जैसे कि आप भी गुफ्तगू कर रही हैं कि सूबाई हुकूमतें अगर साथ देंगी इन करप्ट अफसरान का, तो फिर करप्शन को कैसे खत्म किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हमने देखा है कि ऐवानों में सबसे ज्यादा इनकी आवाज गूंजती है। नुसरत साहिबा, बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। हम बात करें उन अफसरान की जिनकी करप्शन सामने आई। जब अदालत ने इस्तफसार किया तो पता चला कि भाई बहुत सारे सूबाई हुकूमतों के लोग भी इनके साथ शामिल थे। सवाल ये है कि जब अदालत पूछ रही है तब इन अफसरान को ओहदों से हटाना शुरू किया गया, पहले ख्याल क्यों नहीं आया, और पहले ये किस तरह से अपनी सीटों पर बैठे थे, किसकी आशीर्वाद इन्हें हासिल थी? थैंक यू सो मच। देखिए जी, अब इस चीज़ का तो अंदाज़ा आपको भी हो गया होगा कि ये किसके आशीर्वाद से बैठे रहते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना सिलसिला चल रहा है और ये अकेला कोई बंदा कर भी नहीं सकता इस तरह की करप्शन। ये एक चेन बनी हुई होती है और हमने तो देखा है कि बाकायदा आप अगर चले जाएं कहीं ऑफिस में, सिंध सेक्रेटेरिएट में कहीं, तो ऊपर ऑफिसर तक कोई पहुंचने के लिए निचली सतह तक आपको बहुत कुछ दे के वहां तक पहुंचना पड़ता है। और ये बेचारे लोग आकर हमें बताते हैं कि जब तक फाइलों में इतने अमाउंट के पैसे ना रखे जाएं और ऊपर तक पहुंच ना जाएं तब तक उनकी एंट्री भी नहीं होती। तो ये सिलसिला बहुत पुराना है और ऐसा नहीं है कि कोई वजीर या मिनिस्टर हो वो इससे अनअवेयर हो, उसे पता ही ना हो कि मेरे नीचे मेरे डिपार्टमेंट में मेरा सेक्रेटरी या उसके निचले जितना भी अमला है वो बेचारा साफ सुथरा ईमानदार है या वो करप्ट है, सब पता है, सबको पता है। और मिल बांट कर रात को या शाम को ये सारा जो पैसा सारे दिन में कमाया जाता है वो बांटा जाता है। तो ये करप्शन आशीर्वादों से होती है, मिलकर होती है और सब मिल बांट के खा रहे होते हैं। यही वजह है कि वजीर हों या हुकूमत हो या ऑफिसर्स हों, वो इस चीज़ को छप्पर छांव बन के बैठे हुए रहते हैं। और फिर जब अदालतों में चला जाता है ये केस इस तरह के, तो फिर भाग दौड़ मच जाती है और फिर इस तरह के वाक़यात नजर आते हैं। अफसोस इस चीज़ का है कि ये अरबों खरबों रुपए की करप्शन है, ये मामूली करप्शन नहीं है और इतने सालों से होती चली आ रही। यकीन माने असेंबली में चीख के अब हम लोगों को ये समझ नहीं आता कि सामने जो बैठे हुए वज़रा हैं वो किस कदर सफाई से झूठ बोल रहे होते हैं। हम पूछ रहे हैं कि भाई फला महकमे में इतनी करप्शन है, इतना पैसा आया, इतना बजट पास हुआ, ये सारा पैसा नहीं लगा जो आप दिखा रहे हैं बुक्स में, जो चीजें दिखा रहे हैं, जो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं वो तो फिजिकली है ही नहीं। हम जाकर देखते हैं ना वहाँ वो हॉस्पिटल है, ना वहाँ स्कूल है, ना वहाँ वो जगह बनी हुई है जो आपने यहाँ दिखाई है, और फिजिकली नहीं है। और आप बता रहे हैं कितना पैसा खर्च हो गया है, तो सफाई से झूठ हो जाता है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक अदालतों पे उम्मीद रह गई है अवाम की। अगर वहां से भी अभी हमें रिलीफ नहीं मिला ना, तो अवाम इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इतना बेजार हो चुकी है कि उनके टैक्सों का पैसा इस तरह इन लोगों की जेबों में जा रहा है। मैं हैरान भी हूं और आप भी होंगे कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जब इसी तरह के लोग इनके असासे देख लेते हैं, इनको चेक कर लेते हैं, देख भी लेते हैं कि ये बंदा, इसके असासे ये थे, और ये 5 साल 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जब ये दोबारा इलेक्शन में जा रहा है, तो ये तो अरबों खरबों का मालिक हो गया या मालिकन हो गई। तो भाई इलेक्शन कमीशन आप उसे दोबारा कैसे दे देते हो टिकट जीतने की इजाजत? हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हर तरह के लोग हर इदारे में बैठे हुए, क्या कर सकते हैं?
यानी इस तरह की ये करप्शन हो, इस तरह का पैसा लूटा जा रहा हो, और हमारी सिंध में ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत इतने साल की हुई है। यकीन माने, मैं गवाह हूं, मैं विटनेस हूं, इसी असेंबली के ऐवानों में वो लोग बैठे हुए जिनको मैंने छोटी छोटी गाड़ियों में आते देखा, कल्टस में आते देखा, कहां उनके घर देखे छोटे मोटे। आज वो खरबों के मालिक हैं, दुबई में, लंदन में उनके असासे, लेकिन कहां है रिट हुकूमत की अपनी वो एंटी करप्शन का इदारा? थोड़ी बहुत हमें उम्मीद नैब से है। अब नैब में भी हमें उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जा रही, क्योंकि वहां भी ये प्ली बार्गेनिंग करके और दे दिलाकर और उनकी आशीर्वाद से ये लोग निकल आते हैं और दोबारा अपनी नौकरियां कर रहे होते हैं। इसी तरफ आ रहे हैं नुसरत सारा अब्बासी साहिबा के हम यही आपसे जानना चाह रहे हैं और यही हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर झूठ भी बोला जा रहा है, आशीर्वाद भी उनको हासिल है, प्ली बार्गेन किया जा रहा है, तो किस स्केल की करप्शन की जा रही है, कितने बड़े पैमाने पर करप्शन की जा रही है? नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल जी, मैं वही बता रही हूँ आपको कि करप्शन तो हो रही है, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, ऐवान है, असेंबलियां हैं, पार्लियामान है, कानून साजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अमल कहीं नहीं हो रहा, रिट नहीं हो रही, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही उन कवानीन की। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक, मैंने वही कहा ना, एक हमारे पास एक रह जाता है उम्मीद की कि या तो अदालत हमें रिलीफ दे देगी या वहां भी कोई हिम्मत करके जाए। यहाँ तो ये मुसीबत है कि केस को इस कदर खराब कर दिया जाता है, इस कदर प्रोसिक्यूशन उसका बेड़ा गर्क हो जाता है उस तरफ से कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नस्लें भी बैठकर उसका इंतजार करती है। तो हकीकत ये है कि करप्शन, और हम तो हाथ जोड़कर नैब से ही कह सकते हैं या फिर अब वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब से कि सर आपने तो कहा था कि इन लोगों को पकड़ना है, पैसा वापस लाना है जो मुल्क से लूट कर ले गए हैं, जो यहाँ खाकर कमाकर और अपने अयाशियां करके अपनी औलादों को बाहर भेज चुके हैं, तो उनसे वो पैसा कब वापस आएगा? क्या हम जिंदगी में वो देखेंगे कि वो पैसा वापस आ गया? तो नुसरत साहिबा, आप वफाकी हुकूमत की बात कर रही हैं, तो फिर आपकी नजर में सिंध सरकार क्या कर रही है? सिंध सरकार कमा रही है, लूट रही है। आप खुद देख लें, मैं वही तो कह रही हूँ कि हमारी सिंध सरकार असेंबली का इजलास तक बुलाने के लिए इनकी हिम्मत नहीं है। एक दिन का बुलाकर फिर गायब हो जाते हैं। खरबों अरबों रुपए लग रहे होते हैं उस इजलासों में। ये अवाम के पैसे है ना, हमें जो तनख्वाहें हमें मरात मिलती है वो अवाम का पैसा है ना। वो तो चलो आ रहा है हमें महीने के, लेकिन अवाम को क्या मिल रहा है? ये सिंध सरकार पीपल्स पार्टी की जरदारी लीग जो आकर हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है, इसने हमारी जिंदगियां तबाह कर दी हैं। हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारे जो इस वक्त सिंध की अवाम है ना, वो दरबदर है ना। उनको हॉस्पिटल्स में वो सहूलत है। कल मैंने हेल्थ मिनिस्टर से पूछा कि अगर सिंध में कोई मर जाए खुदा ना खास्ता तो उसको एम्बुलेंस है? तो कह रही हमारे पास ऐसी कोई एम्बुलेंस की सहूलत नहीं है कि कोई मर जाए तो उसको ले जाएं, आप कैंप में ले जाएं, आप फलां जगह में ले जाएं। अरे गरीब बंदा जो बेचारे का मर गया, उसके पास 500-200 नहीं है, वो अपने मुर्दे को मरे हुए उसको कहाँ ले जाए? तभी तो आप देखते हैं कोई गधे गाड़ी में ले जा रहा है, कोई रक्षे में ले जा रहा है। बिल्कुल नुसरत साहिबा, ये तो वाज़ेह मिसाल हमारे सामने मौजूद है और ये मुतादिद बार रिपोर्ट भी हो चुका है कि सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कैसा है और उस सेहत के निज़ाम पे लोगों को क्या क्या भुगतना पड़ता है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी। और जो सिंध में अफसरान की तादाद, हमें 500 के करीब अफसरान थे जिन्होंने करप्शन की, फिर प्ली बार्गेन कर ली, लेकिन सिंध सरकार की नाक के नीचे ऐसा हो रहा है तो यकीनन नाअहली तो बनती है। आगे बढ़ते हैं और दीगर नाअहलियों की बात कर लेते हैं। हम जब लाहौर की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है एक खूबसूरत सी जगह, साफ शफाफ, सड़कें बहुत साफ़ हैं और जनाब सफाई का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। लेकिन अब वहाँ पर तब्दीली आ गई है। तब्दीली ऐसी आई है कि सड़कों पे अब कूड़ा मौजूद है और सफाई का कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। वहाँ पर जगह जगह कूड़े के हमें ढेर नज़र आ रहे हैं। जो पहले हम देख रहे थे कि वहाँ सफाई नज़र आती थी, जो तुर्क कंपनियाँ थी वो वहाँ पर सफाई कर रही थी, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ गायब होती जा रही है। अब कूड़े के ढेर सड़कों पर बाकायदा नजर आ रही है। हाँ। भी हम दिखा रहे हैं। और जब ये मुआहदा खत्म हुआ, जो हमारा तुर्क कंपनियों के साथ मुआहदा था, तो हुआ ये कि वहाँ पर कूड़े के ढेर, ये मनाजिर आप देखें, मुझे तो लाहौर के मनाजिर देख के हो रहा है कि ये लाहौर के मनाजिर है। बेशतर शहर के जो इलाके हैं वो सफाई से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। पहले हम देखते थे कि वहाँ पर बड़ा अच्छा निज़ाम था और बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाता था, पूछगछ होती थी। लेकिन अब लाहौर में भी इस तरह के मनाजिर हमें देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि ऐसे मिलेंगे कि हमें ये लगे कि ये कोई लाहौर का हिस्सा नहीं, ना जाने कहाँ का है। सड़कें वहाँ पर बाकायदा धुलती थी, साफ़ होती थी, लेकिन सवाल ये है कि लाहौर में कचरा क्यों पड़ा है? क्या अबूज़दार सरकार यहाँ पर नाअहल है या यहाँ पर नाअहली साबित कर रही है? दानियल उमर ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं।
लाहौर को साफ करने की जिम्मेदारी तुर्क कंपनियों से वापस ले ली गई। 31 दिसंबर को खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट से कबल ही कंपनियों ने कूड़ा उठाने का अमल रोक दिया। काम बंद होने से जहां नजर दौड़ाओ, शहर में कचरा ही कचरा नजर आएगा। लाहौर ये कहते हैं कि बदबू और ताफुन से सांस लेना दुश्वार हो गया है। साफ सुथरे शहर की ये हालत देखकर अफसोस होता है। कभी ये बागों का शहर था, अब ये कचरा कुंडी वाला शहर है। एक आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक पोश एरिया में ये हालात हैं, तो बाकी छोटे बस्तियों में और ये जिस तरह मक्का कॉलोनी हो गई या बाल्टन रोड हो गया, उन इलाकों का क्या हाल होगा। कोरोना की वबा हुई है, कह रहे हैं कि सारी दुनिया कह रही है कि सफाई की जानिब जाना चाहिए और हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, यानी कि जो बेहतर होना चाहिए था इस चीज़ को वो बेहतर नहीं हो पा रही। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ले ली है। 24 दिसंबर तक लाहौर मुकम्मल साफ हो जाएगा। LWMC के मुताबिक तुर्क कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट में माली बेज़ाब्तियां पाई गईं और नैब के नोटिस भी मिलते रहे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में मजीद तौसी देना मुमकिन नहीं। हम एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम करवा रहे थे, अब LWMC खुद करेगी। हमारे इसमें हर किस्म के प्लान्स रेडी हैं। हमने लाहौर को 9 जोन्स में नई प्लानिंग के तहत डिवाइड किया है। 9 जोन्स वही हैं जो लाहौर के हमेशा से हिस्टोरिकली 9 टाउन्स रहे हैं। उसमें हर टाउन में कितनी मशीनरी होगी, हर यूनियन काउंसिल में कितने बंदे इंगेज होंगे, कितने मिनट में कौन सी मशीनरी कहाँ जाके कितना कूड़ा उठाएगी और किस तरह करेगी, वो वी आर ऑलरेडी ऑन इट। तुर्क कंपनियों के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर कूड़ा उठाने वाली तमाम मशीनरी तहवील में ले ली है। कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मशीनरी टोटली हमारे दोनों कंपनियों के नाम पे है। उसमें एक चीज़ थी कि जो रीइंबर्समेंट कास्ट पे अगर इन्होंने हमें कोई चीज़ दिया या हमने रेंटल मॉडल में इनसे कुछ लिया हुआ है तो वो हमने इनको वापस करनी थी। हमें ना इन्होंने कोई पैसे दिए हैं, रीइंबर्समेंट कास्ट हमें नहीं मिली और न इनसे हमने कोई रेंटल मशीनरी ली थी। चलें एक वक्त को मान लेते हैं कि जी मशीनरी इनकी थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है तो हमारी जो है तो कम से कम 150 गाड़ी ज़्यादा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाए कि एक वक्त मान लेते हैं कि गाड़ियाँ इनकी थी, लेकिन इस वक्त हमारी गाड़ियाँ जो है तो कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज़्यादा, यानी 65% मशीनरी हमारी एक्सेस पे चल रही थी, कुछ फिर 30% हमने रेंटल रखी हुई थी, तो वो भी इन्होंने जो है तो कर ली। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी लाहौर में कूड़ा जमा होने पर सख्त नोटिस लेकर मुतलका हुकाम की सरजनिश कर चुके हैं। पोश इलाके हो या कच्ची आबादियां, लाहौर में हर जगह कूड़े के ढेर लगने पर अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत नोटिस लेने के बजाय अमली इकदाम करे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते कि लाहौर की सड़कों का ये हाल होगा। वहाँ की इंतज़ामिया क्या इतने ख्वाब ये गफलत के मज़े ले रही है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। लाहौर को सफाई के लिए 2 जोन्स में तकसीम किया गया था, 2 अलग अलग कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इन दोनों कंपनीज़ का मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिर लाहौर की सड़कों की सूरत हाल क्यों है, और इसी मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO इमरान अली सुल्तान साहब और नाइमा और अफजाल शाह साहब, जो कि तर्जुमान है तुर्क कंपनी के। इमरान साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आती हूँ। CEO हैं आप, 7-8 साल तक आप लोगों का तुर्क कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसके बाद आपको ये इल्म होता है कि ये लोग तो कूड़ा नहीं उठा सकते, ये लोग काम नहीं कर सकते। हमने 7-8 साल में लाहौर के सड़कों का ये हाल नहीं देखा जो हम अब देख रहे हैं, जो मनाजिर हम अब अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? मैडम, आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दिखा दी और सोल्यूशन भी बता दिया। प्रॉब्लम ये है कि जब ये इन्होंने काम अपनी सर्विसेज को डाउन किया है, 10 दिसंबर से स्ट्राइक पे गए हैं, और जो भी आपकी रिपोर्ट में पूरा कूड़ा करकट दिखाया गया वो सारे का सारा अलबराक और ओस्पा के दोनों कंपनीज की जिम्मेदारी थी। जब ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुए हैं, यकीनन आपकी रिपोर्ट के एंड में भी कहा गया कि क्या इंतजामिया ख्वाब गफलत के मजे ले रही थी, हरगिज नहीं ले रही थी। कुछ ना कुछ तो पब्लिक हेल्थ के लिए, इस वेस्ट क्राइसिस से निकलने के लिए हुकूमत ने और इंतजामिया ने फैसला लेना था। तो सबसे पहले हमारे लिए लाहौर की सफाई का और लोगों की सेहत का और उनकी जान का जिम्मेदारी जो इंतजामिया पर है। इसी वजह से इंतजामिया को ये बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा और LWMC ने ये ठेका खुद उठाया कि अब सफाई जो है वो LWMC अपनी ज़र निगरानी खुद करेगी।
ठीक है, अपनी ज़ेरे निगरानी यानी कि अब ये काम होगा। हमारे साथ अफजाल शाह साहब और नाइमा भी मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि नाइमा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी ये कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मशीनरी पर इनका इख्तियार नहीं है, क्या कोई छापा मारा गया और मशीनरी वापस ली गई? क्या कोई बुरा सलूक हुआ? प्लीज़ ज़रा मुझे बताइएगा। ख्वाब गफलत का मज़े लेने का तो मैं ये नहीं कह रही कि जैसे CEO साहब ने कहा है कि ख्वाब गफलत से नहीं सो रही थी, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें किसी घिनौने ख्वाब से जगाया गया है। हमारे साथ इस कदर नारवा सलूक किया गया है, बदसलूकी की गई है कि हमारी जो वर्कशॉप्स जिनके लिए इनके पास कोई लीगल लेटर नहीं था कि ये उसके ऊपर जो है अटैक कर सकें, इन्होंने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लीगल ऑर्डर के, और जबकि हमारे पास स्टे मौजूद है कोर्ट का, और इसी वजह से हम कोर्ट में दोबारा गए भी हैं। हमने इन पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ना सिर्फ ये फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन है, ना सिर्फ ये लॉ की वॉयलेशन है, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हम उसमें चले गए। इन्होंने रात गए चोरों की तरह हमारी 6 वर्कशॉप्स पे प्री प्लान करके छापा मारा है, हमारे अफसरान को उठा के बाहर निकाला है। हम लोग वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हम लोग मेहमानों की अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। हमारे टर्किश को कहा गया है, जो कि वहीं पर रह रहे थे, टर्किश स्टाफ को, वो वर्कशॉप्स में रह रहे थे, इन्होंने उठा के कहा कि आप जहाँ मर्जी जाएँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इस टाइम सड़क से निकल जाएं। मतलब 2 बजे 3 बजे ना वो किसी होटल में जा सकते हैं, ना उनके पास गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इन्होंने एग्जिट्स और एंट्रेंसेस ब्लॉक कर दिए हैं। तो और उसके बाद जो है वो ये लोग हमसे ये बात कर रहे हैं कि ये लोग शायद पाकिस्तान का ख्याल कर रहे हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का सर जो है ना वो शर्म से झुका दिया है, और मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि 31 दिसंबर तक आप लोगों ने इतना अरसा, आप हम 10 दिसंबर से स्ट्राइक हो गई, आपने उसके बाद क्या किया? कौन से लेटर हमें लिखे, कहां पर आपने कौन सा स्टेप लिया? ठीक है नाइमा, हमारे साथ रहिए, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ ही हैं, हम डिस्कशन भी करेंगे, इसका जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे अली इमरान साहब से, लेकिन अभी हम शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। हम जो डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक से पहले, लाहौर के बारे में बात हो रही है, सफाई के बारे में बात हो रही है, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे दोबारा से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि नाइमा जिक्र कर रही हैं इमरान साहब, वो आपने सुना है, जिस बुरे सलूक का वो जिक्र कर रही हैं वो भी आपने सुना। सबसे पहले इस पर अपना रिएक्शन दे दें आप। देखिए, सबसे बुरा सलूक तो मुझे ख्याल से लाहौर के साथ हो रहा था। 1 करोड़ 20 लाख की आबादी का शहर है, एक दिन 5500 टन जो है वो वेस्ट है। अगर 10 दिन अगर आप ये काम नहीं करते तो आप खुद 10 को 5500 से मल्टीप्लाई करें और देखिए कितना ज़्यादा बैकलॉग है, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ का इशू है, पब्लिक लाइफ का इशू है, वेस्ट क्राइसिस है, एनवायरमेंटल इमरजेंसी है। तो मीडिया ने से बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। हमारे लिए सबसे पहले लाहौर के शहरियों की ज़िंदगी का और उनकी सेहत को देखना है। इस तरह फिर ये बहुत ही गलत अंदाज में कह रही हैं कि ये पाकिस्तान और टर्की का मामला है। इसको 2 मुल्कों के दरमियान में, इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है जहाँ पे मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही होती हैं। इट्स जस्ट अ मैटर बिटवीन 2 कंपनीज। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है सर्विसेज देने के लिए, अलबराग ऑस्पाक 2 कंपनीज हैं। अगर 2 कंपनीज पैसे ले रही हैं डॉलर्स में और शहरियों की सफाई नहीं कर रही हैं, वहाँ पे अगर हेल्थ क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स है, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि 10-10 दिन काम न करने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको सिर्फ 2 कंपनीज के माबैन एक कॉन्ट्रैक्ट समझ के देखा जाए। हम टर्की की इज्जत करते हैं, टर्की हमारे लिए है, पाकिस्तान टर्की के साथ खड़ा होता है, टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। ये 2 ममालिक के दरमियान हरगिज बात नहीं है। चले इमरान साहब, हम ये कर लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स की बात है, लेकिन जो आम शहरी है, जो लाहौरी है, उसे कॉन्ट्रैक्टर से नहीं लेना देना। उसे ये लेना देना है कि उसकी सड़क पे कूड़ा नजर ना आए, उसके घर के बाहर कूड़ा जमा ना हो, क्योंकि जो हम पहले माहौल देखते थे, रोजाना खाकरूब आता था, कूड़ा घर की दरवाजे की बेल बजाई कूड़ा इकट्ठा किया। सड़कों का ये हाल है, यकीनन शहरियों को तशवीश तो होगी कि आया लाहौर में हो क्या रहा है। तो आपने जब मशीनरी अपनी तहवील में ले ली है, इस मसले को हल कैसे किया जाएगा? मैडम बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि असल मसला जिसमें मीडिया को भी है और सिटीजन की भी है, वो ये है कि लाहौर एक खूबसूरत और साफ सुथरा शहर मिले। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने एक स्टेप आगे लिया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब कॉन्ट्रैक्ट में ख़त्म होना था तो मशीनरी LWFC का एसेट थी, तो ये लेजिटिमाइज एसेट है जो LWFC ने खुश असलूबी से लिया। जहाँ तक अब बात है हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी के लाहौर को फिलफौर एक क्लीन ऑपरेशन करके 0 वेस्ट की तरफ लाया जाए। हमारा वो ऑपरेशन शुरू हो चुका हुआ है और इंशाल्लाह आप दोबारा देखेंगे कि अच्छा इमरान साहब, कता कलामी की माजरत, आप कह रहे हैं ऑपरेशन शुरू हो गया। लाहौर के किन किन इलाकों में ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, जरा ये भी बता दें, और कितने दिन तक ये जारी रहेगा? मैडम, ये दोनों कंपनी सिर्फ एक शिफ्ट में काम करती थी, सुबह 6 to 1 के लिए। हमने लाहौर में फौरन ऑपरेशन को तेज करने के लिए लाहौर को 9 जोन में
बदला है 2 जोन के बजाय, और 9 जोन ये वही है जो लाहौर के हिस्टोरिकल 9 टाउन्स रहे हैं। 9 टाउन्स में हमारी 9 टीम बायोक्त काम कर रही हैं। हम 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं 8-8 आवर्स की, और हमारी कोशिश है कि जो पिछले 10 दिन की स्ट्राइक की वजह से बुरा हाल हो चुका है शहर का, हम अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर बैकलॉग को क्लियर करें और दोबारा जो नया साल शुरू हो तो नया साल नई सफाई के साथ, नए वलवले के साथ स्टार्ट हो। अच्छा, अफजाल शाह साहब की जानिब भी जाएंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। इमरान साहब आपकी तरफ मैं दोबारा भी आऊँगा। अफजाल शाह साहब, मुझे ये भी बता दें कि प्रॉब्लम कहाँ है। वालेकुम सलाम जी, प्रॉब्लम कहाँ है? आप क्या समझते हैं कि हुकूमत आप लोगों के साथ काम क्यों नहीं करना चाहती, इस मुआहदे को आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहती, मसला कहाँ है? सर, मैं ज़रा सा सीईओ साहब को अपडेट करता चलूँ कि मसला हमारा शुरू हुआ है मार्च 2019 से, जब इन्होंने हमारी पेमेंट्स स्टॉप करना शुरू की, ये कह के कि जी हमारा फ्रांसिक ऑडिट हुआ है और फ्रांसिक ऑडिट ने जो है तो हमारे हाथ बांध दिए और हम आपको फर्दर पेमेंट्स नहीं कर सकते। मार्च 19 से जो है तो इन्होंने शुरू किया सिलसिला और 50% पे हमें रखा, ग्रेजुअली हमें पेमेंट्स कर रहे थे 50% पे। अच्छा, फ्रांसिक का जो है तो मैं आम पब्लिक के लिए कहता चलूँ कि ऑडिट जो होता है उन्होंने ऑब्जर्वेशन देनी है और दूसरी पार्टी ने काउंटर करना होता है, रिप्लाई करना होता है। अगर आपका रिप्लाई ठीक है तो ऑब्जर्वेशन जो है तो वो सेटल हो जाती है और हम आगे चलते हैं। मैं सीईओ साहब से एक सवाल चलते चलते ये भी पूछूंगा कि फ्रांसिक ऑडिट हुआ कब था? 2018 में, और 2 साल में आपने उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? ये आपकी नालायकी थी, आप लोगों ने नहीं किया। और आप हमें जाके जब सीईओ साहब आते हैं अक्टूबर में और हमारे साथ फ्रांसिक की ऑब्जर्वेशन शेयर होती हैं कि जी ये आपके मसले हैं, इनको हमें हल करके दिखाएं, तो आप मुझे बताएं कि फ्रांसिक आपका होता है, आप रिप्लाई नहीं करते। और फ्रांसिक में ये तो नहीं लिखा था कि यार पेमेंट्स आपने नहीं करनी। फ्रांसिक जो था उसने कहा आपके आधे से ज़्यादा स्टाफ जो है आपका, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्राइटेरिया पे जो अपॉइंटमेंट हुई हैं उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन की। तो आपने कितने लोगों को निकाला? आपने कितने लोगों की सैलरीज रोकी? बस हुआ क्या कि सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट पे आपने कट ऑफ लगाया। उन्हीं लोगों को जिन पे फ्रांसिक ने ऑब्जेक्शन लगाई थी आपके स्टाफ के, उनको आपने प्रमोट कर दिया, उनकी सैलरीज इनहेंस कर दी, उनके साथ तो आपने कोई मामला नहीं किया। फ्रांसिक सिर्फ हमारे लिए ही था। तो पेमेंट जब स्टार्ट हुई रुकना तो ऑफ कोर्स हमारे साथ फिर फाइनेंशियल इश्यूज आना शुरू है। हम बार बार इनके पास आते रहे, जाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 31 को जब हमने एक्सटेंशन, लास्ट एक्सटेंशन हमने ली 31 मई को, तो हमें प्रेशराइज किया गया कि भैया आपने आगे चलना है। 15% अगर आप आगे नहीं चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, पेपरा आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। हमें मजबूर किया गया। फिर हमारे साथ जो है तो एक वादा होता है कि जी एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि जी ये प्लान है, 5 शर्तें आपके साथ हम लेके चलेंगे और विद इन 6 मंथ आपके ये मसले मसाइल हल हो जाएंगे, हम आप नया प्लान ले आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम बैठे हैं 2020 दिसंबर में। वो मैं सीईओ साहब से पूछूंगा, जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान 3 दफ़ा मैंने इनके ऑफिस जाके इनको कहा कि सर एक दफ़ा इसको पढ़ लें, इसके बाद हम आगे चलने को तैयार है। तो 5 वादों में से एक वादा पूरा नहीं हुआ। हमारी लाइबिलिटीज इस वक्त सीईओ साहब को पता होगा तकरीबन दोनों टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स को मिला के कोई 4 बिलियन की बन रही है। 4 बिलियन की लाइबिलिटी अगर मेरे पास है तो मेरे पास इतने फंड्स तो नहीं है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, अपने वर्कर्स को सैलरीज देता हूँ। सैलरी भी इन्होंने देनी थी जो इन्होंने ये टाइमली हमें नहीं पे कर सकी। दूसरा एक और तरफ के मैं इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने बताया कि ये बैकलॉग क्लियर कर देंगे। अगर 10 तारीख से स्ट्राइक थी, आप बताएं ओसपाक डील कर रहा है जोन 2 को, तो बैकलॉग अगर आपके मुताबिक 5500 टन डेली है तो 10 दिनों में बन जाता है 55,000। सीईओ साहब मुझे ये बताएंगे कि इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है? जो ये दावे कर रहे हैं कि 24, कल भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 को जो है तो मैंने खत्म कर देना है, जीरो वेस्ट। आपकी कैपेसिटी टोटल लाहौर को उठाने के लिए डेली की आपकी 4000 टन है। अगर आप 10 या 12,000 टन डेली के उठाएंगे तो जब आप तब जाके आप जीरो वेस्ट करेंगे। काफी कल है ना, आप 24 की बात करें, 24 कल है। जो है तो डेली हमारी कलेक्शन जो है तो 2। अच्छा इमरान साहब, इन सारी रिजर्वेशंस का जवाब भी आप दें और मैं आपसे साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा। बताएं कि 2 दिनों से इनके पास है मशीनरी,
सर 2 दिन से मशीनरी इनके पास है। ये मुझे बताएं कि 2 दिन में इन्होंने कितना वेस्ट उठाया है। ठीक है इमरान साहब इन रिजर्वेशन का जवाब भी दे दें और आखिर में मुझे ये भी थोड़ा सा बता दें, मुझे ये भी बता दें कि मैं 7-8 साल से लाहौर को साफ देख रहा हूं। क्या आप समझते हैं कि सरकार जो है वो ये काम कर सकती है, खुद सफाई कर सकती है, या आगे जाकर एक बार फिर किसी प्राइवेट कंपनी को ये काम सौंपा जाएगा? सर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना, अर्बन डेवलपमेंट करवाना, लोगों को सीवरेज सिस्टम देना, लोगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देना, वो बेसिकली इज अ सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर और ये स्टेट का काम है, रियासत का काम है कि अपने शहरियों को एक अच्छा माहौल दिया जाए। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द एनवायरनमेंट और इसमें स्टेट को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। जहाँ तक बात है कि LWMC जो है ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जिससे हुकूमत पंजाब ने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाया है। वी आर नॉट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी। तो हम अलबराक औसपाक जो मैं इनको जवाब देता जाऊं, हम एक शिफ्ट में काम नहीं करने वाले और ना ही हमने यहाँ पे इससे अपने प्रॉफिट मार्जिन को या अपने शेयर होल्डर्स को फायदा देना है। हमारी पहली जो है वो लोगों को उनके गली मोहल्लों को सफाई देना है और उनके डोर स्टेप पे क्लीनलीनेस सर्विसेज पहुंचानी है। इसलिए हम 6 घंटे या 8 घंटे की शिफ्ट का नहीं करेंगे, हम सुबह नहीं देखेंगे, शाम नहीं देखेंगे, हम 3 दिन का काम जो है वो 1 दिन में करेंगे। तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह आपको जो भी हम डेट्स दे रहे हैं, यानी इमरान साहब आप जब दिन रात लगा के काम करेंगे तो हम इस चीज पे मुत्तफिक हो जाएं कि ठीक है 25 दिसंबर से पहले या 25 दिसंबर को हमें लाहौर साफ मिलेगा इंशाल्लाह। मैडम मैं कोई आपको बताता चलूँ कि जब अलबराक औसपाक ने लाहौर की सर्विसेज स्टार्ट करनी शुरू की थी तो मैं फैक्ट्स को बताता चलूँ, नवंबर 2011 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, फरवरी 2012 में इनको पहला टाउन मिला था और 1 साल बतदरीज पूरा लाहौर मिलते मिलते मार्च 2013 1 साल लगा था इन 2 कंपनी का पूरे लाहौर की वेस्ट को सिस्टम को अंडरस्टैंड करके चलाते हुए। और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अगर ये दावा कर रही है कि हम जो काम इन्होंने 1 साल में आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया हम वो चंद दिनों में करके दिखाएंगे तो यकीनन हम अपने वादे पे। चले इमरान साहब, ये आपके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और जो कॉन्ट्रैक्टर उनका ये भी तो कहना ना कि उनके 5 वादे थे वो पूरे नहीं किए गए। बेहद शुक्रिया मैम, अपनी बात को डिनाई उन्होंने कर दिया। इसका मतलब है कि फिर इसका मैडम ये मतलब हुआ कि 1 साल लाहौरीज इंतजार करेंगे कि जी 1 साल तक इन्होंने जो है। मेरा सिंपल सवाल ये है अभी ट्रांजैक्शन पीरियड बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन असल बात ये है कि लाहौरी जो है ना वो रुल रहे हैं इस गंदगी में और इस गंदगी को साफ नहीं किया जा रहा। 2011 तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं इस मामले में। हमने अफजाल शाह साहब हमारे साथ थे, नाइमा हमारे साथ थी और इमरान साहब हमारे साथ थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल कर लेते हैं। यतीम तालिबा माहम रहमान को इंसाफ मिल गया है। तालीम जारी रखने के लिए अदालत ने नादरा को यतीम बच्ची का बेफॉर्म जारी करने का हुक्म भी दे दिया है। मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान आगा कीजिए। देखिए ये बड़ा अहम मामला था। एक बच्ची जो कि यतीम थी और बेसहारा थी कि कुछ मुख्तलिफ अपने रिश्तेदारों के घर में ये रहती हैं। माहम जो क्लास 9 की तालिबा थी, इनके साथ सबसे बड़ा इशू ये था कि इन्हें बोर्ड ऑफिस ने यानी कि मैट्रिक बोर्ड ने क्लास 9 का एडमिट कार्ड जारी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि इनके पास बेफॉर्म नहीं था। और जब ये नादरा गई बेफॉर्म के लिए तो कहा गया कि आपके वालिदैन नहीं है तो आपका बेफॉर्म नहीं बन सकता। किसी वालिद या वालदा को अपनी जरूर लेकर आए ताकि आपका बेफॉर्म बने। इस हवाले से इन्होंने एक पिटीशन दायर की थी आईनी दरख्वास्त हाई कोर्ट में और अदालत ने तमाम फरीकैन से जवाब तलब किया था और बिलाखिर अदालत ने आज 3री तारीख पर फैसला सुना दिया है और ये फैसला माहम के हक में सुनाया गया है और एक बहुत ही बड़ी अदालती नजीर कायम हो गई है। अदालत ने हुक्म दिया है कि नादरा फौरी तौर पर 10 दिन के अंदर बच्ची का एडमिट कार्ड जारी करे, बेफॉर्म जारी करे ताकि वो बेफॉर्म जमा कराया जा सके मैट्रिक बोर्ड में और बच्ची को एडमिट कार्ड मिले और बच्ची अपनी तालीम जारी रखे। सही, ठीक, बेहद शुक्रिया इरफान, आप अपडेट कर रहे थे। अब बात करते हैं कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नया दिन के स्टूडियो में आए हैं, वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए। अब टेक्नोलॉजी के जरिए कोई भी कायद आज़म से मुलाकात कर सकता है, उनके साथ तस्वीरें बना सकता है, लेकिन ये सब कैसे होगा शाहजेब आपको बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ खड़े हैं
ये नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू ये ज़रूर पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिद्दत आती जा रही है, नए फीचर्स लॉन्च हो रहे हैं, नई एप्लीकेशन लॉन्च हो रही हैं। ऐसी ही एक एप्लीकेशन है ज़ैप बडी के नाम से, जो आज हम आपको बताएंगे कि वो क्या क्या करती है। उसमें सिर्फ ये फीचर नहीं है, उसमें आप चैट्स भी कर सकते हैं, वीडियो चैट भी है, कॉल्स भी हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं। लेकिन उससे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में क्या कह रहे हैं हम जरा सुन लेते हैं। तो ज़ैप बडी की एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको दिखा रहा था कि ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आप कैसे कायद-ए-आज़म से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आप सिर्फ कायद-ए-आज़म से नहीं, इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारे करैक्टर्स हैं जिनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। इसलिए जो एप्लीकेशन डेवलप जिन्होंने की है, जिन्होंने ये फीचर लॉन्च किया है, माजिद अजीज़ साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड शाज़ेब, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो एप्लीकेशन है, ये हमने देखा कि मैं तो देख रहा था कि वो कैसे काम करती है, क्या होता है। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये एप्लीकेशन जो आपने लॉन्च की है, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का जो फीचर आया है, ये अभी आपने लॉन्च किया है या ऑलरेडी ये इसमें चल रहा था, इसमें आपने जिद्दत लाई है? अच्छा, इसमें थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी हमने पहले भी इंट्रोड्यूस की थी। हमने साल पहले भी आपको दिखाया था कि हम मैप्स पे इर्द गिर्द लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब इसमें हमने नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिसमें आप कायद-ए-आज़म कर सकते हैं, टेडी बेयर्स कर सकते हैं। इस तरह की 3-4 चीज़ें हमने मज़ीद इसमें एक्सपेंड की हैं ताकि हम दुनिया को दिखा सकें ऑगमेंटेड रियलिटी को हम मज़ीद आगे कैसे लेके जा सकें। दीगर एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप भी है जो हम यूज़ करते हैं। अब मेरे ख्याल में ये बड़ी आपकी एप्लीकेशन जो है, इसमें हर किस्म की फीचर्स जो है वो मैं हर किस्म के फीचर्स देख रहा हूँ। जैसे आप बता रहे हैं कि आप वीडियो चैट भी कर सकते हैं, आप नॉर्मली चैट भी कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह सेंड भी कर सकते हैं। तो ये तो वाइप आउट कर देगी बाकी एप्लीकेशंस को, अगर ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया, अच्छी इसकी मार्केटिंग हो गई। तो अभी किस स्टेज पे है ये, कहाँ पर है, अवेलेबल है iOS पे और एंड्रॉयड पे? जी बिल्कुल, ये दोनों आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पे हमने लॉन्च कर दी है और हमारी उम्मीद तो यही है कि इसको अच्छा सराहा जाए, हमारी मेहनत को सराहा जाए और काम भी हमने यही कोशिश की है कि इसमें ऑलमोस्ट सारी फीचर्स वो आपको मिले जो कि और ऐप्स मिलती हैं और उससे ज़्यादा और भी कुछ मिले। अच्छा, यकीनन ऐसा काम करने से पहले कि आपकी मोटिवेशन होती है, इंस्पिरेशन होती है और आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अब वो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या आपकी मोरल सपोर्ट हो, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, वो एक्सपीरियंस भी बहुत एक डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी सपोर्ट रही। हम टीममेट्स ने जिस तरह जॉब्स के साथ निकाल के अपनी एक मोटिवेशन रखी कि हमने काम करना ही करना है, और सबसे बढ़ के हमें हमारे माँ बाप की दुआओं ने, उनकी सपोर्ट ने और फिर उसके बाद सब घर वालों की सपोर्ट ने, सारे टीममेट्स की, हमारे भी सबकी दोस्तों यारों की दुआओं से हमने फाइनली जो है ना यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसका यूज़ करना भी आप बताएं। अपना फ़ोन उठाएं और हमें बताएं कि ये एप्लीकेशन यूज़ कैसे की जाती है, क्या क्या फीचर्स हैं। ज़रा सामने कैमरे में हमारे नाजरीन को दिखाएं कि इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करता है। अच्छा, ये हमारी जो चैट ऐप है, इसमें हमारी चैट्स बिल्कुल रेगुलर चैट्स की तरह, व्हाट्सएप की तरह जाएंगी। इसमें अगर आपने ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ करनी है तो सबसे पहले तो इर्द गिर्द आप अपने प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। जैसे हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं तो हम इर्द गिर्द देखना चाहते हैं कि यार हमारे इर्द गिर्द और कौन सी कैफेज हैं जहाँ जा सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें ताकि कैमरे में बिल्कुल सामने नजर आ जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से हमें समझ आ सके कि हमारे इर्द गिर्द हमने कहाँ जाना है। अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, जिस तरह मैं नया आया हूँ आपके ऑफिस में, मुझे नहीं पता मैप से कहाँ जाना है, तो हमने यहाँ पे सिंपल ऑगमेंटेड रियलिटी में इसका बैठ के देख लेना है कि कौन सी सारी जगह हैं, कहाँ। अच्छा, ये आपको डायरेक्शंस बताएगा, मतलब आपकी कौन सी जो पॉइंट है वो। अच्छा, ठीक है, ऐसे काम करती है। इस तरीके से आप इसको बैठ के सारी लोकेशंस को देख सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कैफेज वगैरह सारे कहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, आप उन पे इसी तरह क्लिक करके डिटेल्स दे सकते हैं और आप उसकी तरफ नेविगेट भी करके जा सकते हैं। अच्छा, एक ये भी बता दें कि जैसे आप जिक्र कर रहे हैं व्हाट्सएप की तरह पूरी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हम वीडियो चैट भी कर सकते हैं। वो भी दिखाएगा इसमें जो चैट्स खुलती हैं, सिंपल जिस तरह चैट्स का आपका होता है, आप और ये आपके टेलीफोन नंबर पर ही रजिस्टर होती है। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल बाकी ऐप्स की तरह टेलीफोन नंबर के ऊपर रजिस्टर होगी और उसी के थ्रू आप कर सकते हैं। आप चैट्स, मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, अटैचमेंट्स भेज सकते हैं, इसी तरीके से वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकते हैं। और बड़ा सिंपल, नीट एंड क्लीन डिजाइन है ताकि आपको बाकी ऐप्स के मुकाबले में इसको इस्तेमाल करने में दिक्कत ना हो। यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, तो जी ये आपने एप्लीकेशन देखी ज़ैप बडी की और ये हमें बता रहे थे कि ऑपरेट कैसे होती है, किस तरीके से आप चैट्स भी कर सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली जिस चीज़ का मुझे मजा आया वो ये था ऑगमेंटेड रियलिटी का, कि हमारे साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खड़े थे, जो हम सोच भी नहीं सकते कि उनसे हम साथ खड़े होकर तस्वीर बनवा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, इंस्टॉल भी करें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आए और आपने एप्लीकेशन के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।
बड़ी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में हमारे लिए बड़ी मुफीद होंगी। और भी बात कर लेते हैं आने वाला वक्त कैसा होगा, आपका कल कैसा हो सकता है। दिसंबर का अख्ताम क्या आपके लिए कोई कामयाबी, कोई अच्छी खबर लेकर आएगा, या फिर 2021 का स्टार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी खबरें लेकर आएगा। 2021 कैसा होगा, मेरे साथ साथ हर शहरी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जनाब उनका 2021 कैसा गुजरेगा, क्योंकि 2020 तो हर शहरी के लिए मायूसी लेकर आया है। ऐवानों में बैठे लोग, या फिर हम सितारों की बात कर लें जो हमारे शोबिस इंडस्ट्री के सितारे हैं, उनके क्या सितारे गर्दिश में रहेंगे, सितारों की चाल क्या बता रही है कि हर शहरी का 2021 कैसा गुजरने वाला है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब भी जाने। इसी के जवाबात के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर इल्मी नुजूम राजा हैदर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आप इतने खुश लग रहे हैं, अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए हैं बहुत ज्यादा। 2021 सबसे पहला सवाल हर शहरी का, हर पाकिस्तान का कैसा रहेगा? देखिए 2020 के जैसे आपने कहा कि बहुत बुरा रहा सबके लिए, सबके लिए नहीं रहा। बहुत सारे जो बिजनेस टाइकून हैं वो 2020 से बन चुके हैं। मतलब चाहे वो सैनिटाइज का बिजनेस है, चाहे ग्लव्स का है, चाहे मास्क का है, छोटे पैमाने से शुरू हुए। इस वक्त वो हैं जो स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो गई, लेकिन वो लोग बहुत ऊपर गए। तो ये कहना कि सबके लिए बहुत बुरा था, हाँ बहुत बुरा था आम लोगों के लिए जो घरों में कैद हो गए। 2021 में 21 मार्च से चेंज हो जाएगा, क्योंकि 21 मार्च से ही दुनिया और प्लैनेट का आगाज़ हुआ। तो 21 से चेंज होना शुरू होगा। बहुत सारी चीज़ें, पाबंदियाँ नहीं, लेकिन 2021 औसम रहने वाला है। अच्छा। मुख्तलिफ ज़ोडिक साइन पे कितने असरात हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन बेस्ट है इसमें पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हाँ मतलब पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान की अगर बात करेंगे, लोग कह रहे हैं कोरोना बड़ा फैल रहा है, एक और नई लहर भी आ गई। लहरें तो समंदर में भी रोज आती है, लेकिन होता वो समंदर ही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम चीज़ को ज़रा बढ़ा चढ़ा के करते हैं, चाहे वो कोई भी। अच्छा, पाकिस्तान में असल मसाइल भी बहुत ज़्यादा है ना, कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे गुर्बत का प्रॉब्लम भी है, यहाँ पर खाने पीने का मसला भी रहा है। तो ज़रा पाकिस्तान के बारे में ज़रा सा इसलिए बताएं कि ख़ासतौर पे इमरान खान के बारे में, उनका 2021 कैसा रहेगा और हुक्मरानी कैसी रहेगी, और 2021 में पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबरें सामने आ सकती हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जिसका मैंने बनाया है, पहले मैं अपने वेरिएबल कंप्यूटर पे अपना पूरा डिटेल बताता हूँ। बस आप नाम लेंगे, सवाल करेंगे और हम उनकी। भाई ये बड़ी जबरदस्त बात है, यानी अब आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, कॉल करें, फोन उठाए। 2021 कैसा रहेगा आपके लिए ये जाने। आपका जो सितारा है क्या वो गर्दिश में रहेगा, या सितारे की चाल आपके लिए बेहतर रहेगी? आपके जहन में क्या सवाल है? हमारे साथ राजा हैदर साहब मौजूद है। जो दिल में सवाल आ रहा है फोन उठाए और कॉल करें और सवाल करना शुरू कर दें। ठीक है, तो पहले आप इमरान खान साहब का पूछ रहे हैं। इमरान खान साहब के जो मेन प्लैनेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसमें दो चीज़ें हैं। लोगों को ये लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट जो है, ये बहुत बड़ी वो चीज़ होती है कि डिस्ट्रॉय होने वाली है। जो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कहा है डेफिनेटली ये फरवरी में ये ख़त्म हो जाएगी गवर्नमेंट ख़त्म होने के चांसेस नील हैं। मतलब यहाँ पे क्योंकि प्लैनेट एक्स जो है वो इतनी पावर्स दे रहा है कि ये अपना टाइम पीरियड पूरा करेगा। हंगामे ज़रूर हैं इसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नील है। हाँ, कहीं जाके बीच में जून की 17 तारीख के करीब थोड़ा डेंजर जोन में नज़र आ रहा है, लेकिन वो डेंजर जोन ऐसा नहीं है कि जिससे सब डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि जितने भी उनके प्लैनेट हैं ठीक है, लेकिन कुछ लोग उनके अगेंस्ट, उन्हीं की पार्टी के जो होने वाले हैं, उनके 3 डिफरेंट स्टार्स हैं, यानी 3 कोई बड़े लोग जो कोई गेम चेंज करने में जो पीटीआई के अंदर से होंगे और खान साहब के अगेंस्ट खड़े होंगे। वो मीर जाफर हर जगह पे होते हैं ना जी, कहीं ना कहीं। तो वो उनसे बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ हिकमत अमली करनी है, लेकिन पॉलिटिकली देखें तो बहुत अच्छा है उनके लिए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पहले ही मोहतात हो जाएं, कोई 3 लोग ऐसे हैं जो आगे जाके उनके खिलाफ सितारे क्या कहेंगे। माशाल्लाह से कप्तान हमारे इतने खूबसूरत हैं। ये तो ऐसे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने इमरान खान साहब के लिए बहुत काम किया जी। हमने बहुत शौकत खानम के लिए, इमरान साहब के लिए बहुत किया। पर्सनली मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो बंदा एक अलग चीज़ के, पर्सनालिटी बहुत अच्छी, लेकिन लोग जो भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं उसको कहते हैं जज करना शुरू कर देते हैं, आप फला पार्टी उसमें आते रहते हैं। लेकिन मरियम नवाज कभी अगर हम उनके बारे में भी बात कर लें, वो तो बड़े दावे से कह रही है कि बस गवर्नमेंट गई जाने लगी है, उनके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं आगे। अच्छा देखिए, ये मरियम साहिबा के जितने प्लैनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, 2 चीज़ें हैं नुकसान वाली जो चीज़ें होती हैं। इमरान खान साहब की परसेंटेज के हिसाब से बताता हूँ, वो है 81.7 81.7 उनका उरूज है या पावर है, और जो मरियम साहिबा हैं उनका है 47.9, मतलब ऑलमोस्ट 50।
तो फर्क आपको अंदाजा हो ही रहा है। ये है कि उनके जो कारिंदे हैं या उनकी जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून जो है वो भी थोड़ा हार्ड टाइम देने के लिए भागेगी जरूर, लेकिन कामयाबी नहीं है। नहीं, अच्छा ये तो सियासत पे बात हो गई। एक चीज मैंने पूछनी है, मेरे साथी एंकर शाहजेब की शादी कब होगी? इतना परेशान करते हैं ना, मुझे दुआएं कर लो मेरे लिए, लड़की तो मिल गई है। मैं परेशान नहीं करता, मैं ऐसा स्टोरी बता देता हूँ कि राजा हैदर साहब से 2018 में हमारी मुलाकात हुई थी मॉर्निंग शो में, सादी इमाम साहिबा का मॉर्निंग शो था, तो हमारे से आप ही हो रही थी। आपने मुझे कहा था कि 2018 दिसंबर में मेरी शादी होने जा रही है, 2020 का दिसंबर आ गया। मसला क्या है कि बीच में कोरोना मैंने नहीं लाया, बीच में शादी के बीच कोरोना का मसला है। शादी के एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी जो होती लोग नहीं समझते। जैसे अभी फर्ज करें आपकी जो भी डिटेल हम निकालते हैं वो आ जाएगी यहाँ, इसमें है, आपको देने की जरूरत नहीं है। सो ये एक क्लिक है, यानी इसके कैमरे से आपका आई रेटिना जूम करता है और आपकी पूरी पर्सनालिटी की हर चीज़ आ जाती। एक चीज़ देखें आप कि शादी के लिए आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं, आप नहीं कर रहे, ये एक अलग चीज है। कुदरत आपको जरूर दे रही है, आपके पास 3 ऑप्शन आए बड़े सॉलिड, मतलब ये कि आपको सबको मिले, लेकिन अगर आप कर नहीं रहे तो आपका मसला, आपका कसूर है सर। आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे, या तो है बिल्कुल है ही नहीं ना, तो आपके पास है। अभी 2021 में आपको अप्रैल 2 के करीब से शुरू होगा और सितंबर 7 तक कंप्लीट होगा। ये वाला सॉलिड ऑप्शन है जिसमें बहुत चांसेस हैं कि अगर करेंगे तो बहुत बागो बहार रहेगा। ठीक है, हमारे साथ मेरा बता दे। आपकी डिटेल रुक जाए थोड़ा, आपने किस चीज के बारे में पूछना है? ओके, हर चीज के बारे में बता दें। नौकरी, शादी तो खैर निकाह तो हो गया है, शादी भी इंशाल्लाह होने लगी। 2021 कैसा होगा? शादी हो गई तो दोबारा क्या पूछना है? नहीं, शादी के बाद ही तो पूछना ज्यादा, शादी के बाद ज्यादा जरूरी होता है आपका। अच्छा, मैच के हवाले से अगर देखिए शादी कितनी सक्सेस रहने वाली है, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में 40% का मैच होना बड़ा जरूरी है। 40% हो गया तो जी ठीक है, इसके ऊपर जितना जाएगा आपका 68.3 है, आला है, बहुत आला है। इसमें माइग्रेशन के चांसेस बहुत होते हैं 3 साल के अंदर अंदर, यानी मूव करना, फ्लाई करने वाली। 2 बेबीज के सितारे हैं क्योंकि वो सॉलिड हैं, लेकिन वो 2022 शुरू के जो हैं स्टार्स में वो दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस का जो है वो आपका 38% है पर ईयर के हिसाब से। अभी आप कितना जा रही है मालूम है आपको? 7%। अच्छा, बहुत 38% बहुत अमीर होने वाली है, आपसे दोस्ती बनाने वाला हूं। सुपर से भी ऊपर है, सुपर से ऊपर मतलब थोड़ा वो बिल्ट होगा। अच्छा, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ साथ डॉक्टर ईसा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जो जल्दी बीमारियां हैं आपकी, उसका भी इलाज होगा, जो किस्मत के हवाले से पूछना चाह रहे हैं उसका भी इलाज होगा। तो दोनों चीजों के इलाज होंगे। ईसा भाई कैसे हैं आप? मैं भी आज किस्मत बदलने वाला हूं। आप सेहत की किस्मत बदलने वाले हैं आज। तो आज आप क्या बता रहे हैं डॉक्टर? पहले तो हम तीनों से ये पूछ रहा हूँ, ये बताएं क्या है ताकि मैं आपकी किस्मत बदलूं। देखिए मेरी नजर कमजोर है, मुझे बस नजर आ रहा है कुछ रखा हुआ है इसमें। मसल लग रहे हैं मुझे। ठीक हो गया, कलौंजी लग रहे हैं दूर से मुझे। 98% पाकिस्तानी फर्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा, इसे कहते हैं लाल मेथी। लाल मेथी, मेथी आपने देखी होगी, लाल मेथी नहीं देखी होगी। वो हरी वाली तो देखी है बिल्कुल। इसके बारे में अगर मैं इतना कह दूं कि अगर ऐसी बीमारियां जिसको कहते हैं जी साला साल इलाज चलते हैं, मिसाल के तौर पर किसी हो गई है कि जी अब मेरा शुगर हो गया लेकिन अभी बॉर्डर पे, तो बॉर्डर क्रॉस तो करेगा, आप दवाई लेना शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ इतना ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लाल मेथी के 4 दाने रोजाना सुबह चबा लें, 1 महीने के बाद टेस्ट कराएं, शुगर खत्म हो चुका होगा। अच्छा, चाहे वो शुगर चाहे जितनी मर्जी बढ़ चुकी हो, डायबिटीज, वो इंसुलिन में भी चली गई हो। अभी ये मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बॉर्डर, अभी इंसुलिन पे आऊंगा। ठीक है। तो पहले तो उसको करें जो इनिशियल स्टेज पर बॉर्डर पे जा चुका है और खतरे की घंटी बज चुकी है, तो उसको वो एहतियात तो वही करनी है जो शुगर वाला करेगा। लेकिन मेडिसिन ऐसी क्या दें, सिर्फ 4 दाने लाल मेथी के सुबह निहार मुंह चबा ले, और मैं ये कह रहा हूँ 1 महीने के बाद टेस्ट करा ले, शुगर रिवर्स हो चुका होगा। अच्छा, एक और बड़ी हमारी प्रॉब्लम है जो हमारी बच्चियों में, बहनों में खास तौर पे, उसे कहते हैं PCO। ये फार्मी मुर्गी के बाद बहुत हो चुका है। हर चौथी बच्ची आती है इस मेडिसिन के लिए। उसका क्या इलाज है? उसने करना सिर्फ इतना है, इसी लाल मेथी को 1 चाय की चमची लेनी है और रात भर इस पानी में भिगोनी है। ठीक है, रात भर इसको भीगने दें, सुबह इसको छान कर, ये जो मेथी थी सिर्फ ये वापस टीस्पून में डालकर और पानी से फांकनी है, दिन में किसी वक्त भी 1 दफा। अच्छा, किसी वक्त भी 1 दफा। 3 महीने के बाद जाकर उसने टेस्ट कराने अपने। अच्छा, अल्लाह के हुक्म से खत्म हो चुका होगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे। इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मल हो जाएगा। ईसा भाई, एक और चीज़ है, सर्दियों में ऐसा होता है कि अक्सर दिल की धड़कन आपकी बड़ी तेज हो जाती है, आपको सोते हुए में या आप जब लेट रहे हैं या कोई काम करें आपको महसूस, अमूमन ये गर्मियों में होना चाहिए लेकिन सर्दियों में भी ऐसी चीज़ में हार्ट बीट तेज होने की और भी कई वजूहत हैं, लेकिन मैं उसके लिए लोगों को ये ज़रूर कहूँगा
कि बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो रोज़ वाटर ज़्यादातर मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होता है। दुनिया में अब आधी दिल की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो आप क्या करें, आप रोज़ वाटर प्योर की पहले निशानी क्या है ये भी देख लें। जिसमें खुशबू ज़्यादा होगी वो कभी प्योर नहीं होगा। प्योर में खुशबू नहीं होती है। तो आप वो रोज़ वाटर लेकर सुबह एक हिस्सा आपका रोज़ वाटर होना चाहिए, 3 हिस्से पानी होना चाहिए। अल्लाह का नाम लेके सुबह नियार मुँह पिए, 15-20 दिन पिए। हम खुद भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रोज़ वाटर? आसान है भाई, मैं तो रोज वाटर पीता हूँ बहुत ज्यादा। आसान है, लेकिन इतना महंगा नहीं है कि आप इतनी मेहनत करें। मेरे ख्याल में 60-70 रुपए की या 100 रुपए की सही है बोतल होगी, अगर तो छोटी होगी लेकिन प्योर हो। जबरदस्त। ये भैया आपके बड़े हम जल्दी वाले मसले बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए राजा भाई एक मसला हम लेकर आए हैं जो कि हमने देखा सुना, वो अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। मसला है मीरा जी का। ओके, अच्छा। हर कोई वाकिफ है माशाल्लाह से उनसे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आजकल बड़ी परेशान है वो। क्यों परेशान है, बताएं आप क्यों परेशान है? वो कह रही है जी मेरा मोबाइल खो गया है और काफी कीमती उनका था। अदाकारा मीरा के बारे में कहा जाता है कि वो एक के बाद दूसरे और फिर तीसरे मसले का शिकार नजर आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इन रहना भी आता है कि भाई आपने इंडस्ट्री में लाइमलाइट में कैसे रहना है। इन दिनों मीरा को जो 2 बड़े मसले दरपेश हैं, उनमें से एक तो ये है कि उनका मोबाइल फोन गुम गया और दूसरा उनके दुश्मनों का जो बकौल मीरा के उनकी कामयाबी से जलते हैं। रेहान अहमद हमारे नुमाइंदे, उन्होंने बातचीत भी किया है। पहले राजा भाई बातचीत जरा सुनवा दें, फिर मीरा जी के बारे में बहुत जरूरी है। अच्छा मीरा, ये बताएं सबसे पहले तो जो आपका टेलीफोन खो गया वो क्या सिलसिला है? टेलीफोन जैसे गुम हो जाता है वैसे ही मेरा टेलीफोन गुम हो गया। कोई काम में बिजी होती हूँ और मेरे पास 3 सेट्स हैं, 3 फ़ोन हैं, तो एक सेट मेरा मिसप्लेस हो गया। तो कैसे हो गया जब इतना इम्पोर्टेंट था? आपने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। इसलिए कि इम्पॉर्टेंट फ़ोन नहीं, इम्पॉर्टेंट फ़ोन के अंदर जो चीज़ें होती हैं लाइक माय डॉक्यूमेंट्स, मेरे पासवर्ड, ईमेल एड्रेसेस, वो बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं 5 लाख रुपया, मैंने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है ताकि मेरा फ़ोन मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे इतना दुख है कि मैं ट्विटर अकाउंट का एक्सेस नहीं है मेरे पास। हो सकता है वो आदमी जिसके पास आपका फ़ोन हो वो देख रहा हो उस वक्त टीवी, उससे क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके पास मेरा फ़ोन है तो मेरा फ़ोन लौटा दीजिए। अच्छा, पहले आपने एक दफ़ा कहा था जादू के हवाले से कि कोई आप पे जादू कर रहा है, साजिश कर रहा है आपके खिलाफ। ये कौन लोग हैं जो आपके पीछे लगे हुए और किस बात से जलते हैं ये? देखिए, जादू जो है वो बरहक है। उन्होंने कब्रिस्तान में मेरे पुतले दफन किए हुए हैं। ये तो और वो तो पूरा उन्होंने बंदोबस्त किया है कि मैं दुनिया से चली जाऊं। ये जो काला जादू आप पे किया गया, जिसने भी किया, उसके असरात आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी पे महसूस किए? देखिए, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन जादू बरहक है और जादू के बिल्कुल असरात थे। और अब मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह ताला को दिन रात याद करती हूँ। ये बताइए, जादू का तोड़ करवाने की कोशिश की आपने? जी, करवा रही हूँ जी। उसमें कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है? जी हाँ, फ़र्क पड़ा है। तो मीरा जी की गुफ्तगू हमने सुनी है। राजा साहब, फोन का मसला तो अलग है, फोन तो मिल जाएगा, वो तो डाटा का प्रॉब्लम है वो अलग है। सबसे बड़ा उनका दावा ये कि उनके ऊपर जादू हुआ है। जादू जो है इस पे मसाइलों के और बढ़ जाएंगे क्या? कैसे टैकल करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सिंपल इसको मैं सिर्फ एक कह के इसका जवाब देना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जादू को जिस तरह ये कह रही हैं, जादू अगर हो जाए खुदा न खास्ता, क्योंकि मैं दिन रात यही देख रहा होता हूँ, मुझे कैसे क्लीन करना है, सब कुछ यही मैं करता हूँ। जादू अगर हो जाए तो बिस्तर से हिल नहीं सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू था 6 महीने बिस्तर पे, ये कह रही है पुतले दफनाए। तो अगर इनको ये पता है पुतले दफनाए तो जादू डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पुतले को निकाल के आपने डिस्ट्रॉय करना है तो आप तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको किसी बंदे ने, जो सो कॉल आमिल होते हैं पैसा लेने के लिए, जी आपके पुतले दफनाए, और एक ऐसे बंदे को ट्रक की लाइट के पीछे लगा दें तो वो सब जगह यही कहता फिर रहा है, क्योंकि मैजिक ऐसे नहीं होता है। आप चल फिर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मीरा जी के जादू नहीं हुआ। जादू बिल्कुल नहीं है। मोबाइल मिलेगा कि नहीं? हाँ, ये मतलब देखिए, मैं मीरा जी डिटेल में मोबाइल कहाँ पर नहीं, वो तो मोबाइल ऐसे मिल जाता तो सर शौहर मिल जाते बीवियों को जो काबू नहीं आते उनके, ऐसे नहीं मिलते। थोड़े इशारे मिल जाएंगे मोबाइल किसके पास। देखिए, पहली चीज तो ये चोरी होने का कि जी कोई चीज चोरी हुई है कि नहीं हुई है, वहां पे अगर आप आते हैं, मीरा जी की पूरी डिटेल क्योंकि बात हो चुकी है हमारी, तो एक चीज तो ये है कि वो चीज
मतलब चोरी नहीं हुई, जिसका अच्छा। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि एक बंदा है वो कहे यार मेरे बच्चे के लिए मुझे स्कूल की बड़ी फिक्र है, तो कहे बच्चा किस उम्र का है, नहीं अभी शादी नहीं हुई लेकिन बाद में हम करेंगे। तो जो चीज़ हुई नहीं उसके लिए आप मोबाइल फ़ोन जो भी है डिस्ट्रॉय, जो भी ये कह रहे हैं बीच में पासवर्ड हर एक के मोबाइल में होता है। तो ये जो एक पूरी गेम चल रही है लाइमलाइट लेने के लिए चल रही है जी, इसमें कोई सदाकत वाली चीज़ डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर है। तो सर वो डेटा अब जब मार्केट में आएगा तब पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है डेटा कितना इम्पोर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स ठीक है राजा भाई। अच्छा डॉक्टर साहब आपके पास कोई इलाज है? मीरा जी का मोबाइल मिल मीरा जाए जी के अगर बड़े मसले घूम गया मसाइल हैं। मोबाइल जैसे भाई ने कहा है हो सकता है उनको घर से मिल जाए, लेकिन 5 लाख रुपए इन्हें जरूर दें। मुझे जरूर दे, मोबाइल तो उनको घर से ही मिलना है। बिल्कुल यही है। तो 5 लाख इनाम भी रखा हुआ है। लेकिन ईसा भाई उनको ये लाल मेथी दाने जरूर खिलाने। और इस लाल मेथी के और क्या चमत्कार हैं जरा वो ही हमें बता दें साथ साथ नाजरीन। आजकल जो है ना बहुत ज्यादा जो लोगों का कोलेस्ट्रॉल है, अगर लेवल रहने के बावजूद भी LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बहुत बड़ा हुआ होता है। अच्छा बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए जाहिर बात है बहुत सारी मेडिसिन होंगी, लेकिन लोगों के लिए आसान किए देते हैं कि यार 1 महीना कर लो इलाज अपना, 1 महीने का मकसद है 500 रुपए का खर्चा होगा। लाल मेथी की बता रहा हूं मैं आपको। जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आधी चमची मेथी दाने लेकर रात भर भिगो दें और सुबह नियार मुंह इसको इसी पानी के साथ पी जाएं और 1 महीना पीने के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर कराएं ताकि दुआ दे सकें। जबरदस्त। हमें कॉलर भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं और किससे सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी फातिमा, किससे सवाल करेंगे आप? ईसा भाई भी हैं और राजा भाई भी है। राजा साहब से मुझे सवाल करना है और जो है और डॉक्टर साहब से भी करना है, दोनों से मेरा मसला है छोटा सा। राजा साहब से तो ये है कि मुझे अपने सितारे पूछने थे और जो है मिलवाने थे। अच्छा सितारे मैच करवाने हैं तो प्लीज आप अपना नाम और उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों की दे दीजिए। मेरा नाम फातिमा है, मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है, तो आपने किसी के साथ मैच करवाना है? मैच नहीं करवाना, सिर्फ मुझे अपना जायजा निकलवाना है। ओके ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है फातिमा? 3 अक्टूबर 1998। 98 है। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपकी? हैदराबाद। हैदराबाद है। मदर नेम दे दीजिए और क्लिक करते हैं आपकी फ्यूचर पे। मदर नेम शकीला बेगम। डन हो गया। आपकी शादी के बारे में बताना सिर्फ। जी ठीक है, ये जब तक ये बताएंगे उस वक्त तक हम आपका कोई डॉक्टर ईसा से भी कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं और जो है वो खत्म नहीं होते मेरा कलर भी थोड़ा डार्क है और खत्म नहीं होते। वो होता है, एक होता है फिर दोबारा वो निशान छोड़ जाता है, वो खत्म नहीं होता। बहुत सारी चीजें ट्राई करी लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चलें हम आपको बताते हैं। स्किन बहुत सेंसिटिव है। जी 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 ठीक है, स्किन बहुत सेंसिटिव। डॉक्टर साहब पहले आप इनका जवाब देते हैं फिर हम राजा साहब। बेसिकली इस तरह के दाने जो बॉडी पर निकलते हैं बच्चियों को या बच्चों को, चेहरे पे भी निकलते हैं और होते ऐसे हैं कि रात को बंदा सो जाए तो सुबह कहीं ना कहीं वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। तो इसके लिए आप हैदराबाद में किसी भी पंसार से मंगा लें। 100 रुपये का उनाब लाल बेर की तरह होगा और गुलमंडी, ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखें। उनाब और गुलमंडी दोनों हम वज़न मंगाकर और उनाब के अंदर बीज होता है वो निकाल दें और दोनों को ऐसा कूट लें कि चाय की पत्ती की तरह मोटा सा हो जाए। फिर एक जार में रख लें। डेली बेसिस पर 1 गिलास पानी हमने लेना है, 1 चम्मच उसके अंदर भर के डालना है। इसको इतना पकाना है कि ये अपना कलर चेंज कर ले। उसके बाद छानना है, ठंडा हो जाएगा। दिन में 1 दफ़ा बना के पिएं, पूरी बॉडी से दाने ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये ब्लड को प्योरीफाई करता है और जब तक ब्लड में एलर्जी लेवल ना ट्रिगर होता हो तो ये दाने निकलते नहीं। जी आपके मसले का हल तो आ गया है। आपका एक कॉल में 2 मजे ले रहे हैं। आप बताएं कि जो आपसे सवाल था उसका जवाब आपके पास क्या है? अच्छा पहले तो फातिमा ये याद रखिएगा कि जून का जो महीना है ये आपकी मंगनी, दुआए खैर या निकाह वगैरह के लिए बड़ा हाईलाइट हो रहा है। जून से लेके दिसंबर की 3 तारीख 2021 की बात कर रहे हैं। इसमें आउट ऑफ फैमिली ज़्यादा सक्सेस रहने के चांसेस हैं। 48% तक मैच आपका जाएगा और इस दौरान यानी अभी 5 जनवरी से ये सिलसिला शुरू होगा। आपके पास जो 2 ऑप्शंस आने वाले हैं उनमें से जिसको भी चुनेंगे आप मैच करवा लेंगे। लेकिन ये है कि याद रखिएगा ऑलरेडी आपका जो बंदिश वाला सिलसिला चल रहा है कि किसी ने रिलेशन को बांधा हुआ है वो भी मई की 5 तारीख को रिमूव हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं।
तो या समद हो या मुजीब हो, ये आप 13 दिन तक पढ़ें, पानी पे दम करके पिएं, एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा और बहुत बेहतर होगा। बहुत बेहतर हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सदफ कराची से। सदफ बताएगा डॉक्टर ईसा से क्या सवाल है आपका? डॉक्टर ईसा से मेरा ये सवाल है कि मेरा एक तो वेट लॉस का पूछना है, और दूसरा ये कि मेरा जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, तो बाल बहुत गिर रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल हमारे पास आ गया, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। डैंड्रफ के लिए और अगर बाल गिरते हैं, इस दोनों कामों के लिए आपने एक काम करना है, 80% यानी कि 80 ml आपने नीम ऑयल लेना है और 40 आपने मस्टर्ड लेना है। तो नीम का ऑयल 2 हिस्सा कहलाएगा और मस्टर्ड 1 हिस्सा कहलाएगा। दोनों को मिक्स करके एक दिन छोड़कर एक दिन बालों में लगाएं। इससे डैंड्रफ भी खत्म होगा और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, बशर्ते ये कि पानी का इंटेक आपका अच्छा हो, क्योंकि लोग पानी पीते नहीं है। बने हुए सर्दियों में तो वैसे ही बहुत कम पानी पीते हैं ना, जिससे लेकिन ज्यादा बीमारी हो। बने हुए तो मिट्टी से ना, जब भी जमीन को पानी कम मिलेगा फसलें खराब होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, और आप हमें क्या बता रहे थे वो कंटिन्यू कीजिएगा। सेकेंडली मैं LDL के अलावा बताऊंगा उन लोगों को जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं या उनकी हिस्ट्री है फैमिली में कि कभी भी हार्ट अटैक ना हो जाए, और यहाँ वो बेचारे हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, ऑलरेडी हैं, रह चुके हैं, उनके लिए मैं अगेन इसी मेथी दाने के फ़ायदे ये बताऊंगा कि अगर वो पूरे दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10-12 दाने इसको दिन में पानी में डालकर, या ये थोड़ी कड़वी होती है, ठीक है, बेहतर तरीका तो ये था कि हार्ट वाले इसको चबा लें, लेकिन बहरहाल कड़वी होती है, तो आप टीस्पून का चौथा हिस्सा रात को पानी में डाल दिया करें और इसको पानी के साथ दिन में किसी वक्त भी, इसके लिए कोई नियारमू नहीं, दिन में एक दफ़ा पी लें। अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी भी इसको हार्ट अटैक होने के अंदेशे 98% खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस मेथी के मतलब सारा दिन प्रोग्राम करें, मैं बताता रहूँगा। अच्छा ईसा भाई, हम देखते हैं कि मेथी दाना जो है, इसके अलावा जो मेथी दाना है उसको आप रात में भिगोएं और फिर उससे आप अपने बाल धोएं, आपके बाल बहुत घने होते हैं, ये बालों के लिए भी उतना ही मुफीद है? इसके थोड़े डिफरेंट है। बेसिकली सच्ची बात बताऊँ, हमारे यहाँ क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि मेथी के कितने फ़ायदे हैं तो सोने के भाव बिकेगी। ये वो मेथी थी जो ईरान के एक गांव में पैदा होती है, उसे लाल मेथी कहते हैं। अच्छा, ये लाल पीले के बहुत सारे, हाँ ये तो मेडिसन है, इसलिए ये मैं लोगों, अभी लोग देख रहे होंगे, अब ढूंढ रहे होंगे, मिलेगी कहीं नहीं आपको पाकिस्तान में 98%, लेकिन हमारे पास दुनिया की कोई जड़ी बूटी जो आपको नहीं मिले वो हमसे मिल जाएगी। मतलब हार्ट हो, डायबिटीज हो, लिवर का भी आप जिक्र कर रहे थे? जी, लिवर का, बेड कोलेस्ट्रॉल का, और PCO एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। देखें, हजारों लोग खर्च करते हैं, 500-600 रुपए लेके रख लें, महीना चल जाती है, और बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है, आप वैसे भी इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके, 2-3 दाने तो आप इसके वैसे भी खा लिया, चबा लें आप इसको, टॉफी खाते हैं आप, ये जिस तरह हमारा लाइफ स्टाइल है, बॉडी को डिटॉक्स करती है, सबसे अच्छी चीज़ की ये बात, और हर मौसम में मुफीद है। हाँ, इसका मौसम कोई भी हो। अच्छा, वैसे उम्मन मेथी के बारे में कहा जाता है इसकी तासीर गर्म है। देखिए, हमेशा लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे खजूर के बारे में मशहूर है, लेकिन आप खजूर देखें उतरती कब है, जब गर्मियां पीक पे होती हैं। तो गर्मियों में गर्म चीज कभी नहीं उतरती। अब ये ठंडी है लेकिन सारे फल खट्टे आ रहे हैं, अनार से लेकर मौसमी तक, तो फिर आप कह लें ये ठंडे हैं। तो कोई भी गर्म होगा तो वो गर्म तर होगा, गर्म खुश्क होना अलग चीज है। तो ये थोड़ी सी नॉलेज का मसला है, अदरवाइज कोई। अच्छा, इस मेथी, लाल मेथी के हम इन दानों को पीस भी सकते हैं? जी, ये पाउडर बना लें। वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, वो इसको, जो प्रॉपर शुगर के पेशेंट हैं, जो बेचारे इंसुलिन पे हैं, वो ले रहे हैं, इसका पाउडर बनाकर छोटे वाले कैप्सूल बना लें, और सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल ले लें, साथ में अपनी मेडिसिन जारी रखें, और शुगर को मॉनिटर करते रहेंगे। आप देखेंगे कि आस्ता 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 वो उस मेडिसिन से निकल जाएंगे और रह जाएगी सिर्फ मेथी। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है डॉक्टर साहब कि जो मेडिसिन अगर किसी डॉक्टर ने उनको तजवीज़ की नहीं है, उसको ना छोड़ा जाए, वो नहीं छोड़ सकते, इसका इस्तेमाल बढ़ा लें, वो साथ करें तो आपकी ठीक हो जाएगी। वो ऑटोमेटिक जब आपकी शुगर लेवल बेहतर होने लगता है तो वही डॉक्टर जिससे आप दिखा रहे हैं, किसी भी आप दिखा रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी रिड्यूस करेगा और पूछेगा भी कि भाई बड़ा अच्छा कंट्रोल है, क्या वजह है, तो बता दीजिएगा लाल मेथी। जबरदस्त। अब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है दरक्षा कराची से, राजा भाई से बात करनी उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम दरक्षा, कैसी हैं आप? क्या सवाल है राजा भाई से आपका? जी वालेकुम अस्सलाम मैम, मुझे अपना जायजा मालूम करना था राजा साहब से। जी दरक्षा, डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से। जी 13 जून 1991। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? जी 13 जून। जी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ कराची है। कराची है। मदर नेम दे दीजिए। जी मदर नेम तैयबा। ओके, सवाल क्या है आपका, ये बताइए।
सवाल ये है कि 2020 जो है वो मेरे लिए बहुत बुरा गुजरा है। मेरी दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे मसले मसाइल थे, फाइनेंशियली भी मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही हूँ। तो 2021 के लिए क्या प्रेडिक्शन है मेरे लिए? ओके, ठीक है, दैट्स इट जी। पहली चीज़ तो ये 2020 की जो बात करें, अगर परसेंटेज की हम बात करें कि कितना बुरा था आपके लिए, तो 100 में से ये रहा है 12.3%, 12.3% रहा। 2021 आपके लिए रहने वाला है 47.1%, यानी बहुत डिफरेंट रहने वाला। लेकिन इसके लिए आपको 18 अप्रैल का वेट करना, वहाँ से आपके जो प्लैनेट हैं वो चेंज होंगे। प्लैनेट एक्स की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा जो उरूज पे होगा ये जुलाई की 5 तारीख को होगा। 2021 आपके पिछले 9 ईयर्स को एक पलड़े में डाल दें, ये बिल्कुल चेंज करेगा गेम को, जिसमें हाईलाइट हो रहे हैं रिलेशनशिप, जिसमें ये इससे पहले आप सोच भी नहीं सकती थी। इसके लिए 2 चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके इसमें आज़म हैं, या मालिकुल मुल्क, और एक तस्बीह आपने या कबीरों की पढ़नी है, और ये आपकी 28 डेज़ के लिए कभी भी आप इसको पढ़ सकती हैं। लेकिन इसके लिए पानी पे दम करना ज़रूरी है, और सदके में आपसे ब्रोकन राइस दिया करें, टोटा चावल जो होते हैं, कुक्ड और अनकुक्ड, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, सदका काफ़ी बेहतर है आपके। ज़बरदस्त। अच्छा ईसा भाई, अभी मेरे जहन में एक सवाल आता है कि हम ये जो मेथी के बीज हैं, दाने हैं, इनको पीस के कोई पाउडर बना के मुंह पे भी लगा सकते हैं, किसी अरके गुलाब में मिला के या दूध में मिला के? इस मेथी को नहीं, इस मेथी को उस मेथी को लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, जिनके स्किन के पोर्स होते हैं, अक्सर वो लंबा एक इलाज होता है। लेकिन थोड़ा सा ये देखें, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास स्किन के पोर्स को सही करने के लिए 3000 की मेडिसिन है, और मैं आपसे 8 महीने मांगूंगा। अच्छा, यहाँ हमारी बहनें क्या गलती करती हैं, जब मेरे पास आती है मैं कहता हूँ दवाई क्यों ले रहे हो, पीली मेथी ले लो, आधी चमची आप आधे गिलास में उसको पकाएं, पाउडर को, मेथी का, पीली मेथी का पाउडर पकाएं आधी चमची पानी के आधे कप में। जब वो जेल बन जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, तो आपकी मेडिसिन रेडी। आप चूल्हा बंद करें, ठंडी हो जाएगी। अब आप इसको उठाएं और जहाँ जहाँ स्कार्स हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक, 5 मिनट आपने यहाँ मसाज किया, 5 मिनट यहाँ किया, 6 से 8 महीने करें, वही रिजल्ट है जो मेडिसिन का है। ठीक है। अब वो क्योंकि 5 रुपए वाला काम है तो घर से नहीं हो रहा है, हमें 3000 रुपए देने के लिए। मिसेस खालिद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पेशावर से, उनसे ही बात कर लेते हैं। मिसेस खान, आप किनसे सवाल करना चाह रही हैं, क्या सवाल करना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ईशा से बात करना चाह रही हूँ। जी जी, बताइए। मेरी बेटी की उम्र 23 साल है, कद उसका छोटा है, वो उसके बारे में चाहती है कि कुछ अगर हो सकता है। अच्छा, कुछ सवाल कर लूं बहन? जी जी। आपकी बच्ची कमर में और टांगों में दर्द की शिकायत तो नहीं करती? नहीं जी, वैसे कभी कभार किसी ज्यादा काम करे, कुछ करे, उससे होता है, वैसे नहीं होता। और फिजिकली भी हेल्थ वाइज सही है, बहुत स्किनी तो नहीं है? हेल्दी है, फर्स्ट क्लास हो गया। मैं बता दूं बहन। अच्छा जी, मैं टीवी जी। अच्छा, हम दूसरी कॉलर भी लेते हैं और उनका भी सवाल जान लेते हैं। सवेरा खान भी हमारे साथ लाहौर से हैं। सवेरा खान, आपका क्या सवाल है राजा भाई से? पहले तो ये अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम पूछने लगी, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा। और बस ऐसे ही आप मुझे बता दीजिए कि 2001 कैसा रहेगा मेरे लिए, सफर के लिहाज से या वैसे भी। देखिए, पूरा साल तो नहीं बताया जा सकता, कोई एक सवाल जो हाईलाइट कर रही हैं आप, उससे मुतालिक पूछना चाहें तो 2021 के बारे में आप क्या जानना चाह रही हैं? क्या आप सफरी हालात बता दें कैसे रहेंगे? सफरी, अच्छा ओके, ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सॉरी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 30 जनवरी 1986। और पूरा नाम क्या लिखती हैं आप? सवेरा खान। और ये बताइए प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपकी? क्या कह रही हैं? प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पैदा हुई हैं? लाहौर में। लाहौर में। और मदर नेम दे दीजिए और दैट्स इट जी। मदर नेम शगुफ्ता। बस डन हो गया जी। अभी आप टीवी देखिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेट करें, हम जवाब डॉक्टर ईसा से बोले लेते हैं जो वो हाइट के बारे में पूछ। मिसेस खालिद का। हाँ जी, इसके लिए 2 से 3 चीज़ें ले लें, और लेकिन ये आप जहन में रखिएगा क्योंकि अमूमन हमारे बच्चे जज्बाती होते हैं। हमारे यहाँ भी मेडिसिन लेते हैं तो हम 2.5-3 साल मांगते हैं, और एज भी पूछते हैं कि भाई आप 20-22 के अंदर हो, अब 30 के हो गए तो फिर तो आप ना करें। तो एक तो अपनी बच्ची को 5 मिनट रस्सी कूदना, एंड सेकेंडली अभी तो कोरोना है, जो दूसरी हेल्प करती है एक्सरसाइज, उसमें स्विमिंग है, साइकिलिंग है। हम अक्सर लटका देते हैं बच्चों को, तो हाथ तो बड़े हो जाते हैं बंदर की तरह, लेकिन कद बड़ा नहीं होता। तो आप इसगंध ले लें 20 ग्राम सॉरी, और बांस एक आपको हर्ब मिलती है, वो ले लें आप 20 ml। और इसके अंदर आपने सिंघाड़ा भी 20 ml लेना है,
ये 3 चीज़ें ले लें। जायके के हिसाब से आप उसमें मिश्री ऐड कर लें, यानी कि आप वो बच्चों के जायके के हिसाब से ये 3-4 चीज़ें लेकर इसका पाउडर बना लें। आधी चमची सुबह शाम इसको बच्चे को दें, लेकिन रेगुलर रखें। ये कोई मिरेकल नहीं होगा, याद रखिएगा ना। हमारे पास होगा तो क्यों होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स आते हैं, वो दवाइयाँ दिलाते हैं, तो मैं तो जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह ये बात की तस्दीक करेंगे। मैं कहता हूँ आप ना दिलाएं इन्हें, 3-4 महीने खाने के बाद तो दवाई छोड़ देते हैं, तो पैसे क्यों जाया करते हो? वो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है इसमें, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जी राजा भाई, जो सवाल था। जी सवाल था उनका ट्रैवल के बारे में। ट्रैवल इमिग्रेशन या जितने भी सफ़र के दस्तावेज़ात होते हैं वो 16 फ़रवरी से ओपन हो रहे हैं। इनके 16 फरवरी के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा सितंबर की 3 तारीख तक। एक पोर्शन है जिसमें इनका मूव होना या कहीं भी चले जाना बहुत आसान होगा, लेकिन क्योंकि इनके स्टार्स में सारसती अभी ख़त्म हुई है ताज़ा, तो इनको सिंपल एक ये होता है कि जो गोट हेड होता है, बकरे की सिरी, वो जानवरों या परिंदों को अगर अपने ऊपर से वार के दे देंगी जी, और या बदियो या वकीलो जो इनके इसमें आज़म हैं, दोनों तस्बीहां हैं, ये 16 डेज तक 16 दिन तक इन्होंने पढ़ना है। पानी पे दम करके पिएं तो आपको मतलब 16 दिन के बाद ही पता चल जाएगा कितना फ़र्क पड़ा है, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। सही, ठीक। तो मैं पहले ही भाई आपसे कह देती हूँ, हमारा प्रोग्राम में ख़त्म की जाने बड़ा है। लास्ट में कोई एक मैसेज आप देना चाहें हेल्थ के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि टोटके तो सुन लेते हैं, अमल भी कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं हमें फौरन से असर होना। अब कोरोना वबा भी है, तो एक खास आपका जो मैसेज है। देखिए, जो आपको लाइफ स्टाइल है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप कोई भी बीमारी में मुब्तला है या नहीं है, अगर आप लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे तो डॉक्टर दवाई बदलता रहेगा। तो सबसे पहले तो उठे, अल्लाह ताला का नाम लेकर थोड़ा पानी पिए, सुबह खाली पेट चाय ना पिए। बेड टी को कभी उर्दू में कन्वर्ट करके देखा करें कि इसका मकसद क्या बनता है। बेड टी, सुबह नियार मुँह चाय, अच्छा सा नाश्ता करें, उसके बाद चाय पी लें। दोपहर में अगर हो सके, अल्लाह ने दिया हुआ है तो खाना बंद करके भी आप सैलड फ्रूट ज़रूर खाएं, और पैसे हैं तो खाना भी खा लें, लेकिन मौसम का फल कभी नहीं छोड़ें। और रात का खाना 1 रोटी से ज़्यादा ना खाएं। और उसके बाद आप ज़रूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 40 कदम खाने के बाद चलें, तो रात को आप थोड़ी सी एक्टिविटीज़ चलने की घर में ही कर लें। तो अगर आप लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे, सेकंडली है रात का सोना। देखिए, हमारे यहाँ लोग सो रहे हैं 2-2 बजे, 3-3 बजे। सर लिख लें अपने पास, ये आप एक न एक दिन डॉक्टर के पास आएंगे, सिर्फ एक वजह से कि आप रात को नहीं सोते। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुरान में आयत उतार दी कि रात को तुम सो जाया करो। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, हमारी जो न्यू जनरेशन है वो कहती है हम रात को ही तो सोते हैं। भाई कितने बजे? 2 बजे सो जाते हैं डॉक्टर साहब, सुबह देर से उठते हैं। अच्छा, रात 12 बजकर रात को 10 मिनट पर अगर टाइम हो रहा हो, मैं आपसे पूछूं क्या टाइम हुआ है, तो आप बोलेंगे 12-10 मिनट का। वही दिन है यहाँ चेंज हो गया, तो आप कहेंगे चेंज हो गया, इसका मतलब आप रात की नींद ले रहे हैं। तो आप अगर इन चीज़ों का ख्याल रख लें तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सेहत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आप क्या सर मैसेज देना चाहेंगे? सर 2021 आने वाला है, वैसे तो हर साल ही पूरी दुनिया ये सोचती है कि 2020 में 21 में क्या होने वाला है। इस साल शायद हम अपनी किस्मत बदल दें। कुछ लोगों की किस्मत बदल जाती है, लेकिन कुछ को किस्मत ही बदल देती है। तो 2021 में बहुत सारे जो रिलेशन हैं ये अपने ट्रू फेसेस दिखाने वाले हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को बीमारियाँ जानलेवा वाली कैफियत नहीं है, क्योंकि इसमें ट्विंस बहुत औलादें पैदा होनी हैं 2021 से। खुशहाली है, पैसा बहुत है, लेकिन जो रिलेशनशिप हैं उनसे बड़ा आपको गेम सोच के करना पड़ेगा। हाइपर बहुत रहेंगे लोग, क्योंकि गुस्से की परसेंटेज अभी 18% थी और अब 57 है ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। तो आपको अपने बड़ी ख्वाहिश थी कि हम सवाल पूछेंगे, आप लोगों ने टाइम नहीं दिया, मेरे को भी पूछना है। मेरी बेगम खुद से कब कहेंगी कि डॉक्टर साहब अब शादी कर ही लो? जब मेरी बेगम कहेगी। वो कह रहे हैं कि असल चेहरे सामने आने वाले 2021 में ये पहले से आ रहे हैं, मैं नहीं हूँ भाई। ठीक है, चलिए हमारा वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी ढेर सारी खबरों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाहर जाए तो मास्क लगाएं, अगर जरूरत नहीं है तो बाद मत जाएं, घर पे बैठ रहे। अल्लाह हाफ़िज़।